Very good morning to you all. On the behalf of Afan University Examination Board team, I, Rabia Nisar, welcome you to the third day of AKUEB webinar series ACE Through Challenging Times. We have received excellent response from the participants. Thank you so much. The first session we had was on understanding AKUEB syllabus for examination 2021. The second was develop good quality best MCQ. And the third we are having today will be improve performance on MCQ examination. Before going any further, I would request Mr. Muhammad Zuhaib Hanif, Specialist Islamiyat, to recite a few verses of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Jazakallah. Thank you so much, Zuhaib. So before we go on to the session, a few important announcements. Participants, during the session, if you have any question, you can write that question in our chat box with your name and email address. By the end of the session, we will try to address all the questions. The second thing is that by the end of the session, you will receive a link from our side for the session evaluation form. We request you to please click on that link, fill in the evaluation form and send it to us. We are going to send a certificate of participation to all the participants from whom we receive this form. Now I will hand this session over to Ms. Munira Muhammad and Mr. Rahim Daudani, who are today going to teach you on how to improve performance on MCQ examination. So Munira, over to you. Thank you so much, Rabia. Assalamu alaikum, good morning, subah bakhair. कैसे हैं आप लोग? Hope all is well at your end. The third webinar that we are going to conduct today, मुझे लगता है ये काफी important है because इसके हिसाब से बहुत सारे concerns. MCQ का पेपर करें कैसे, इतने मुश्किल होते हैं, कैसे समझें, कैसे पढ़ें कि हम वहां तक पहुंच सकें. तो आज का जो सेशन है उसमें मुझे आपकी पूरी पार्टिसिपेशन चाहिए. बहुत सारे सवालात हम आपसे पूछ रहे होंगे एंड डू मेक श्योर कि आप मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जल्दी से, क्विकली, विथ एनर्जी. ठीक है, आगे जाने से पहले हम सिर्फ क्विकली आज के सेशन ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं. तो हमारे आज के जो सेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम बात करेंगे टेक्निक्स की टू अटेम्प्ट वन बेस्ट MCQ. कल देख लिया बनते कैसे हैं, अब बना तो लिए, बट बच्चों को ये भी तो बताना है कि बच्चा हल कैसे करना है इसको. तो आज हम उस पर बात करेंगे. दूसरा, हम एक और चीज पे बहुत इंपॉर्टेंटली बात करेंगे, वो है कि हम अपना टाइम एफिशिएंटली मैनेज कैसे करें, नॉट ओनली ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर इट्स प्रिपरेशन एज वेल. जैसा कि मैंने कहा था, बहुत सारे सवालात आपकी स्क्रीन पे आएंगे, आपको जवाब देने होंगे या शायद अपने पास जवाब सोच के रखने होंगे.
इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन हम क्या करेंगे आपसे, मैं आपसे 5 सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी। हर सवाल के बाद मैं आपको 1 मिनट दूंगी, आप उसका जवाब सोच लें, चैट बॉक्स पे लिख दें, ऑप्शन इज ओपन फॉर यू, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो जवाब सोच के अपने पास रख लें या आप चैट बॉक्स पे लिख दें, दोनों सूरतों में आपका जवाब लॉक हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और हम जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे तो इन सवालात को भी वापस से देखेंगे और इसका फैसला करेंगे कि जो हमने ऊपर सीखा है या जो हम ऊपर देख रहे थे क्या हम उसको इधर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कैसे करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ओके, ये सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। मैं इंस्ट्रक्शन रिपीट कर देती हूँ, कुछ सवालात की हम बात करेंगे यहाँ पे। प्लीज मेक श्योर कि आप उन सवालात के जवाब चैट बॉक्स पे दें या अपने पास होल्ड ऑन करें, कोई मसला नहीं है। ड्यूरिंग द सेशन हम इन पे जवाबात देंगे। कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से शायद मेरी ऑडियो क्लियर नहीं हुई थी, मैं अपनी इंस्ट्रक्शंस वापस से रिपीट कर देती हूँ। ओके, आज का सेशन हम बात किस पे कर रहे हैं, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑन एमसीक्यूज। तो नेचुरली हम एमसीक्यूज के जवाब देंगे बहुत सारे, और बहुत सारे एमसीक्यूज आपसे शेयर भी करेंगे कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो फॉर दैट पर्पस शुरू में मैं आपको 5 सवाल दिखाऊंगी, आपको उनके जवाबात या तो आप अपने मेरे साथ चैट बॉक्स पे शेयर कर लें या फिर आप अपने पास इन सवालात के जवाबात को होल्ड ऑन करके रखें, ठीक है। इनके जवाबात और इनकी सोल्यूशन हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिस्पॉन्सेस। तीसरा सवाल, सुबह सुबह काफी ब्रेन एक्टिविटी इन एक्शन है फिलहाल, अच्छी तरह से सबको चार्ज होना पड़ेगा टू अटेंड दिस सेशन एंड टू वर्क दिस आउट। Okay, very good. That's great to see responses coming in for this one. Okay, next question. जो लोग इसको हल नहीं कर सके हैं, फिक्र बिल्कुल ना करें, स्ट्रेस ना लें कि जी हमें तो जवाब नहीं मिला, आपने हटा दिया। हम बहुत इत्मीनान और सुकून से इस पूरी एक्टिविटी को वापस से देखेंगे, थोड़ा सा सब्र चाहिए होगा।
सवालात मुश्किल होते चले जा रहे हैं। Okay. Answers have started coming in. Very nicely done. चलते हैं आखिरी वाले सवाल पे। Very nicely done. काफी तेजी से जवाबात हमारी तरफ भी आ रहे हैं। ओके, अब हम आते हैं यहां पे। आपने अपने सवालात के जवाबात दे दिए। होल्ड योर थॉट्स, प्लीज होल्ड योर आंसर्स। अब जब हम आगे जाएंगे तो जैसे जैसे मैं चीजों को अनफोल्ड करूंगी शायद आपको ये सवाल नजर ना आए, परेशान मत होइएगा। ये सवाल हम वापस में आखिर में जाके उस पर बात करेंगे जब हम पूरा कर चुके होंगे, ताकि हम ये देख सकें कि हमने जो आज देखा या सीखा उसको हम कैसे उस पर अमल दरामद कर सकते हैं। ठीक है ना? सबसे पहला काम, पेपर 1 जब हमारे पास आता है हमें क्या करना चाहिए? ठीक है ना? सबसे पहला काम, टाइम एलोकेट करें 5 से 10 मिनट, 5 से 7 मिनट। उस पूरे पर्चे को एक दफा पढ़ लें। अब पढ़ते हुए आप क्या करेंगे? क्विक थिंकिंग योर माइंड। कॉन्सेप्ट मुझे आता है, ओके, मैं बिल्कुल श्योर उसका यही जवाब हो सकता है, वहां पे मार्क करना। ठीक है? कॉन्सेप्ट मुझे आता है लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, एक क्वेश्चन मार्क लगा दें, एक डॉट लगा दें, बस। कॉन्सेप्ट मुझे आता है, श्योर हूं, मार्क करते हैं। ठीक है? अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी मुझे नहीं आता लेकिन ऑप्शन के बारे में मैं श्योर हो सकता हूं कि यही होगा, कर दें मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाएं या डॉट लगाएं, फाइनल आंसर मार्क नहीं करेंगे अभी हम। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट नहीं पता, ऑप्शंस भी बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे, वही क्वेश्चन मार्क वाला साइन आएगा या डॉट का, एस्ट्रिक का, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो उसको मार्क कर दें उन सवालात को, ताकि आपके दिमाग में ये चीज आ जाए कि ओके, ये सवाल वो हैं जो मैं बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर लूंगा और ये सवाल वो हैं जहां मुझे वक्त लगाना है। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे अपने टाइम को भी तो मैनेज करना है ना। मुझे देखना है कि मैं टाइम कैसे एलोकेट करूं अपना। हर सवाल पे मैं उतना ही टाइम लगा रहा हूँ तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है? तो इस एक्सरसाइज से 2 काम होता है। एक, जब बच्चे को यह एहसास होना शुरू हो जाता है ना कि मुझे जवाब आते हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है, जी मुझे जवाब आ रहा है, मैं कर सकता हूँ, तो एक रिलैक्सेशन स्टेट आ जाती है बच्चे के दिमाग में। तो स्ट्रेस, एंजाइटी थोड़ी लेवल डाउन हो जाता है पेपर को लेके। ठीक है? अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हम जब भी बच्चे से कहते हैं एमसीक्यू करो, हम उसको कहते हैं पढ़ो। एमसीक्यू पढ़ो। तुम एमसीक्यू नहीं पढ़ते हो। तुम एमसीक्यू सही से पढ़ोगे तो जवाब दोगे ना। एमसीक्यू को पढ़ना जरूरी है। एमसीक्यू को पढ़े बगैर तुम कैसे जवाब दे सकते हो? अब मुझे ये समझ नहीं आता बच्चे को कि भाई मैं पढ़ूं कैसे? मुझे वो तरीका तो बताओ कि मैं उसको पढ़ूं कैसे। अगर मैं उसको, मुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं पढ़ते हुए उसके साथ करूं ही क्या, तो फिर क्या फायदा पढ़ने का? पढ़ लिया जी। अब आज हम आपको एक ऐसे मॉडल की तरफ लेके जाते हैं जो आपको इनेबल करेगा कि हम एमसीक्यू को पढ़ें कैसे या उसको अप्रोच कैसे करें। स्टेप 1, सवाल को तोड़ें। ठीक है? स्टेप 2, सवाल को समझें। स्टेप 3, ऑप्शंस को वैलिडेट करें। स्टेप 4, डिड्यूस या आंसर को कंक्लूड करें। अब आप कहेंगे ये आप क्या बता रही हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है, आप ब्रेक डाउन द क्वेश्चन किस तरह करें? जा एक एक करके जाए। ठीक है?
ये 4 स्टेप्स आ गए हमारे सामने। अब एक शर्त है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप करते हुए हम ऑप्शंस को नहीं देखेंगे। हमें अपने दिमाग को ये ट्रेन करना है कि जब मैं स्टेप 1 और स्टेप 2 कर रही हूं तो मैं ऑप्शंस नहीं देखूंगी, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द आइटम्स विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस। मुझे नहीं पता उसका जवाब क्या है, उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, बिकॉज एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हम होती है फौरन देख ले जवाब क्या है, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, और फिर उसमें हम उलझ जाते हैं। तो पहला सबसे स्टेप, दूसरा, पहला और दूसरा स्टेप, सवाल में ऑप्शन नहीं देखना है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, ब्रेक डाउन द क्वेश्चन, सवाल को तोड़े। अब सवाल को कैसे तोड़े, पेपर को तो नहीं फाड़ सकते ना। अंडरलाइन करें कीवर्ड्स, जो जो आपको लगता है कि अहम अल्फाज हैं उनको आप अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। फिर क्या करें, अब अंडरलाइन तो हमने कर दिया जो सवाल जब अल्फाज थे। कल भी एक बात हुई, बार बार हम ये कहते हैं कि अमूमन सवाल पेपर में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल हो जाते हैं जो शायद उस वक्त हमें नहीं समझ में आ रहे होते हैं, या हमें लगता है हमें उसके मीनिंग नहीं आते, या हमारे लिए वो एक नया लफ्ज। उसके लिए परेशान नहीं होना है। क्या करना है, उस लफ्ज को उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से समझें कि जो बात की जा रही है उसमें उस लफ्ज का क्या मतलब है, ठीक है। जिसके बारे में बात की जा रही है, जिस चीज के बारे में बात की जा रही है, उसके कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें, उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में ताजा करें कि बात की क्या की जा रही थी। याद है कल लीड इन पे काफी बात हुई थी कि डायरेक्टेड होना चाहिए ना, बताना चाहिए कि हम बात किस पे कर रहे हैं। तो जैसे ही बच्चे ने लीड इन पढ़ा, लीड इन आया सामने, उसके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है या उस कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें थी, ठीक है। रिलैक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टू रिलैक्स। अगर आप परेशान होंगे, अगर आप स्ट्रेस में आएंगे तो आप अपना सवाल शायद हल नहीं कर पाएंगे। तो इट इज ओके अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इट इज ओके, रिलैक्स। वी विल कम टू द सेकेंड स्टेप। बिफोर डूइंग दैट, उस पहले वाले स्टेप को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने क्या कहा था, ब्रेक डाउन करें। हो सकता है इसमें बहुत सारे वर्ड्स हों जिसको आपको ब्रेक डाउन करने की जरूरत हो। इस एग्जाम्पल को दिखाने का मकसद यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि जब हम कहते हैं आपसे प्रिडिक्ट करें लफ्ज का मतलब। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दो लफ्ज अंडरलाइन किए हैं हमने, एक वर्ड है एक्सेप्ट और दूसरा है इन्विजन। एक्सेप्ट का लफ्ज हो सकता है उस वक्त पेपर में उस बच्चे के लिए बिल्कुल नया हो, उसको लगे भाई ये तो एक्सेप्ट की स्पेलिंग गलत लिखती है ना, लेकिन क्या यहाँ एक्सेप्ट आना चाहिए? नहीं। सवाल पढ़ें, जुमला पढ़ें पूरा, एक्सेप्ट फ्रॉम द एड्रेस डिलीवर्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, यानी उन्होंने कहीं से उठाया है या लिया है, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में ये बन जाता है। फिर जब सवाल की तरफ आते हैं, इन्विजन, दो टर्मिनोलॉजी आपकी सब्जेक्ट वाइज सही है, लेकिन हो सकता है बच्चे के लिए मुश्किल हो या क्लासरूम में इस्तेमाल ना हुई हो, परफेक्टली फाइन। अगर मैं इस सवाल को पढ़ूं और इन्विजन का लफ्ज मुझे नहीं आता, व्हाट काइंड ऑफ स्टेट हैज बीन डैश बाय द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, क्या दिमाग में आएगा आपके ख्याल कि क्या चीज पूछी जा रही है कि फाउंडर कैसा स्टेट चाहता था, कैसा बनाना चाहता था, उनके दिमाग में क्या आइडियाज थे, क्या थॉट्स थे। तो क्या हुआ, जो मुश्किल लफ्ज था उसको हमने आसान बना दिया, उसको हमने कॉन्टेक्चुअलाइज कर दिया, ठीक है। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो। सेकेंड स्टेप, अगेन रिमेंबर ऑप्शन नहीं देख रहे हैं हम। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को समझेंगे। अब हम उसको कैसे समझेंगे ये एक अलग बात है, ठीक है ना। जो सवाल आपकी तरफ आ रहा है उसको उस जबान में ट्रांसलेट करें या अपने दिमाग में उस तरीके से समझें जो आपको समझ में आता। एक छोटी सी एग्जांपल ओरली शेयर करती हूं आपसे। यहाँ पे सवाल आ गया, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग सैंड एंड सॉल्ट
on a water glass, use a bar magnet to separate out irons. भाई इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, चलें इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं या उस जबान में समझते हैं जिसमें हमें आसानी है। हाँ, मिक्सचर है आयरन फिलिंग का, और उस मिक्सचर में क्या क्या है, आयरन फिलिंग है, सैंड है और सॉल्ट है। ठीक है, उसको मैंने किस पे रखा, वॉच ग्लास पे रख दिया, और उसको क्या करना है मुझे अब, बार मैग्नेट से आयरन को सेपरेट करना है, ठीक है, या अलग करना है। क्या क्या मैंने उस सवाल का अपने दिमाग में उस लफ्जों में सेंस बनाया जो मुझे समझ में आता। अब जब मैंने इसका सेंस बनाया तो मैं क्या करूंगी, उसको कनेक्ट करूंगी उस रिकॉल कॉन्सेप्ट से जो मैंने किया था पिछले में। जब मैंने अंडरलाइन वर्ड किए थे तो मैंने कोई कॉन्सेप्ट रिकॉल किए थे ना, कि किस हवाले से सवाल पूछा जा रहा है। तब मैंने क्या किया, जो मैंने ट्रांसलेट किया उसी को मैंने उस रिकॉल से कनेक्ट किया, जोड़ा। जोड़ने के बाद प्रोसेस को कंप्लीट किया, यानी सवाल पूछा क्या गया है समझ में आया, कॉन्सेप्ट को मैंने कनेक्ट किया, उसकी बात कंप्लीट की और सवाल का जवाब दे दिया। ऑप्शन नहीं देखना है, ये कौन सा जवाब है जो आपके दिमाग ने दिया है। उस सवाल को पढ़ते हुए जो जवाब आपके दिमाग में आया आपने वो दे दिया। ठीक है, अभी हम ऑप्शंस पे नहीं गए हैं, चले आए इसकी दो एग्जांपल्स हम देखते हैं, फिर इन दो स्टेप से आगे तीसरे और चौथे स्टेप पे जाएंगे। ये वो सवाल नहीं है जो ऊपर मैंने दिखाया था, रिमाइंड करा दूं तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, वो 5 सवाल आखिर में आएंगे बिल्कुल। ओके, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सवाल है Amar has inherited a land which has become infertile due to the presence of salt on the surface. He wants to use the land for the purpose of agriculture. The solution that should be recommended to him is to, अब क्या करना था, पहला स्टेप, अंडरलाइन द कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स क्या हो गए, लैंड है, इनफर्टाइल है, सॉल्ट की प्रेजेंस है और हमें सोल्यूशन ढूंढना है। अंडरलाइन हो गया। ठीक है, अब जो भी जवाब आपके दिमाग में आता है आप उस पे लिख, आप बता दें अपनी तरफ से, सोच लें कि इसका जवाब क्या हो सकता है। ठीक है ना, अगर आप शेयर करना चाहें तो चैट बॉक्स पे शेयर भी कर दें। अभी हमने आपको ऑप्शंस नहीं दिखाए, हम क्या बता रहे हैं आपको, एक लैंड है जो इनफर्टाइल था, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट थी और उसका मुझे सोल्यूशन चाहिए। पहले मैंने तोड़ा, उसको अपनी जबान में ट्रांसलेट भी कर दिया फौरन से कि अच्छा जी, यानी इनफर्टिलिटी खत्म करनी है, यानी जरखेजी नहीं है उस जमीन में और उस जमीन पे बहुत ज्यादा नमक मौजूद है, उस नमक को खत्म करने के लिए मुझे क्या काम करना है। ठीक है ना, राइट, जो भी जवाब आपके दिमाग में आया आपने सोच लिया। ठीक है, होल्ड योर थॉट्स, कहीं नहीं जाइएगा। दूसरा एग्जाम्पल, अब आप कहेंगे उसका तो आपने जवाब बताया ही नहीं, तभी हमने स्टेप 3 और 4 कहाँ किया है, जब 3 4 करेंगे तो जवाब पे पहुंचेंगे ना। ठीक है, ओके, दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, वो ह्यूमैनिटीज की थी, ये एक साइंस की देखते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया, अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स वर्कड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ अ लेस एक्सपेंसिव फ्यूल फॉर कार्स. They came up with a conclusion to produce a gas using microorganism. To which of the following branches of biology is this research related? पहला, underline important words. Availability of a less expensive fuel for cars. Conclusion to produce a gas using microorganism. Branches of biology and relation. Translate अपनी जबान में कर लेते हैं, अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। जी, रिसर्चर्स को क्या चाहिए था, एक लेस एक्सपेंसिव फ्यूल चाहिए था अपनी कार के लिए जो सस्ता हो, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से वो गैस प्रोड्यूस करता हो जिस पे गाड़ी चलती हो। अब इसका ताल्लुक बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच से होगा? ठीक है, क्या किया हमने, ट्रांसलेट किया, ब्रेक डाउन किया, समझा और इसका जवाब अपने दिमाग में दे दिया, या चाहे तो उस वक्त पेपर पे भी लिख लिया। ठीक है, सही, क्लियर। फर्स्ट 2 स्टेप करना क्या है, सवाल को ब्रेक डाउन करें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे, लफ्ज समझने में मुश्किल हो रही है, मेक सेंस बनाएं, ठीक है, सवाल का अपनी जबान कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें, राइट। यानी यहाँ पे ऊपर कौन से कॉन्सेप्ट को हमने रिकॉल किया था, सॉल्ट वाले कॉन्सेप्ट को, कि अगर सरफेस पे सॉल्ट आ गई तो क्या करना चाहिए, कंप्लीट किया,
और हमने सवाल का जवाब दे दिया। यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट रिकॉल करना था? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का ताल्लुक किससे होना चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग अ गैस और लेस एक्सपेंसिव फ्यूल फॉर द कार। कॉन्सेप्ट रिकॉल किया, कनेक्ट किया, जवाब दे दिया। परफेक्ट। ओके, अब हम आते हैं तीसरे स्टेप। अब हमने तो जवाब दे दिया, अब क्या करें? वैलिडेट कर। अब वैलिडेट करने के लिए क्या है? ऊपर जो जवाब आपने बिना ऑप्शंस पढ़े दिया था उसको एक दफा क्या करें? नीचे आ जाएं। अब ऑप्शंस देखें। अब जब आप उस ऑप्शंस को देखेंगे तो क्या होगा? अगर वही जवाब नीचे मिल जाता है, अच्छा हो गया, उससे मिलता जुलता जवाब मिल जाता है, क्या बात है, ठीक है ना, हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ऑप्शंस हम देखें ही ना। फिर क्या करेंगे? बाकी जो ऑप्शंस वहां पे हैं उसको एक दफा पढ़ के ये देख लें कि वाकई वो गलत हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही ना हो, ठीक है ना। तो बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ के उनको भी आप एक दफा वेरीफाई कर लें कि हाँ जी वो गलत ही है और जो मैंने सोचा था, समझा था और जो जवाब मेरे दिमाग में दिया था वही सही। ये तो उनका हुआ ना जिनका जवाब मिल गया दिमाग से। अब अगर जवाब नहीं आता तो दिमाग ने जवाब ही नहीं दिया। अब तो हम इंतजार कर रहे हैं ऑप्शन नजर आएगा तो हम बात करेंगे। जवाब जो आपने दिमाग में सोचा था वो आपको नहीं मिलता, उससे मिलता जुलता भी नहीं मिलता। क्या करेंगे? एक स्टेप बैक चलो, वापस से एक दफा सवाल को पढ़ लें, ठीक है। कहीं कोई की पॉइंट मिस तो नहीं हो गया, कोई ऐसी चीज जो शायद आप देखना भूल गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे किन किन चीजों को आप रिकॉल करेंगे? उस सवाल में एक्सेप्ट तो नहीं था, नॉट तो नहीं था, कोई मेनली क्या लफ्ज तो नहीं यूज हो रहा था, ठीक है ना। क्या वहां पे कोई ऐसी बात तो नहीं की गई थी जो मैं मिस कर गया हूं या मैंने सवाल नहीं था इसे देखा? एक दफा देख लिया, ऊपर सवाल देखा, ठीक है। हो सकता है आपको वापस से दूसरा जवाब मिल जाए और वो जवाब आपको नीचे भी मिल जाए या उससे मिलता जुलता मिल जाए। अगेन वेरीफाई कर लें, ठीक है। अब बहुत तगो दो कर ली, नहीं जवाब मिल रहा, अब क्या करें? एलिमिनेट करना शुरू करें रॉन्ग आंसर्स। कौन सा जवाब हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन शुरू करेंगे उन जवाबात की या उन ऑप्शंस की जो कि हो ही नहीं सकते, और देन वी माइट बी एबल टू कम टू द राइट आंसर, ठीक है। तो हमने एलिमिनेशन प्रोसेस किया। ये प्रोसेस एक्चुअल दिमाग में किस तरह वर्क करेगा वो हम एग्जाम्पल के टाइम पे भी देखेंगे कि बच्चे को क्या करना चाहिए टू एलिमिनेट दोज ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं होगा कि ए और एन नहीं लगा तो एलिमिनेट कर दें या स्पेलिंग गलत है तो एलिमिनेट कर दें। उसको कोई ना कोई लॉजिक लगानी पड़ेगी, कोई ना कोई रीजन लगाना पड़ेगा टू एलिमिनेट। अगर आपको आंसर मिल गया था, आपने मार्क कर लिया, एलिमिनेशन के बाद भी आप एक करेक्ट आंसर पे पहुंच गए अपने, तो आप क्या करेंगे? एक दफा वापस से सवाल और ऑप्शंस को पढ़ लें, चेक कर लें, ठीक है। क्विकली देख लें, एक दफा पढ़ लें, चेक कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली OMR शीट भरना मत भूलें, क्योंकि अगर आपने टिक क्वेश्चन बुकलेट पे तो कर दिया लेकिन OMR शीट नहीं भरी तो फिर वो आपका आंसर नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे सिस्टम में OMR शीट डायरेक्ट स्कैन होती हैं, ठीक है। तो मेक श्योर रिमेंबर कि आप OMR शीट डेफिनेटली भर लें। उसके बाद बिल्कुल आखिर में जब सारा आपने OMR शीट भर लिया है, सब कुछ कर लिया है, एक दफा चेक कर लें, स्पेशली उन सवालात को चेक कर लें जहां पे आपको मुश्किल हुई थी, जहां आप अपना सही जवाब नहीं ढूंढ सके थे या आपको एलिमिनेट करना पड़ा था। वहां जाके ज्यादा टाइम लगाएं, उनको वापस से चेक करें, अपने सारे लॉजिक्स, अपने सारे कनेक्शंस को रिकॉल करें, ठीक है, और उसको रीचेक करें। एग्जाम्पल्स देखें किस तरह काम करेंगे। ओके, ऊपर हमने डिफिकल्ट वर्ड्स निकाल दिए थे, चीलैंड था, इनफर्टाइल था, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट थी और उसका सोल्यूशन चाहिए था हमें।
अगर आपने अपना सोल्यूशन दिया था और वो यहाँ नीचे नजर आ रहा है, परफेक्टली फाइन, वेरी गुड, मिलता जुलता मिल गया, वो भी बहुत अच्छी बात है। अब जवाब नहीं मिला, अब एलिमिनेशन हमने क्या कहा था, क्या करें, किस तरह करें, यूकेलिप्टस ट्री लगाएं। अब यूकेलिप्टस ट्री लगाने से सॉल्ट पे क्या होगा, सॉल्ट जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है ना। ट्री सॉल्ट के साथ ट्री लगाऊंगी तो वो तो सॉल्ट तो ट्री को भी नुकसान पहुंचाएगा, और ट्री लगेगा कैसे, वो तो वैसे ही इनफर्टाइल है, आउट। सेकेंड पॉइंट, ट्रीट हिज लैंड विथ लाइमस्टोन। अच्छा जी, केमिकल की बात हो रही है, केमिकल लाइमस्टोन भी है, केमिकल सॉल्ट भी है, रखता हूं, हो सकता है ये हो जाए, इसको मैं एलिमिनेट नहीं करता। प्लव द लैंड यूजिंग ट्रैक्टर्स, जी मैंने पूरी जमीन खोद दी, मैंने जमीन तो खोद दी लेकिन सॉल्ट कहां गया, वो तो वहीं पे है, वो थोड़ी कहीं जाएगा, नहीं भाई ये जवाब नहीं हो सकता, एलिमिनेट। इंस्टॉल अ ट्यूबवेल ऑन हिज फार्म, ट्यूबवेल लगाऊंगा तो ट्यूबवेल से तो पानी आता है, नमक कैसे जाएगा, नहीं जी, ट्यूबवेल लगाने का फायदा नहीं हो सकता। अब कहां जाऊं, हाँ बी, लाइमस्टोन सॉल्ट से शायद केमिकली रिएक्ट करेगा और वो मेरा मसला फर्टिलिटी का हल कर देगा, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। मुझे जवाब नहीं पता था, मेरे दिमाग ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मैंने क्या किया, रीजनिंग की, लॉजिक लगाई और अपने सही जवाब पर पहुंच गए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने क्या कहा था, ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैं, उनको लेस एक्सपेंसिव फ्यूल चाहिए, और किस तरह कहां से मिलेगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू मिलना चाहिए, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी चाहिए। अच्छा, कुछ तो बायोलॉजी से है, हो सकता है आपको उसका जवाब मिल गया हो, ठीक है ना, वेरी गुड, उससे मिलता जुलता नीचे मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, मार्क कर, ठीक है। जवाब नहीं मिल रहा, अब क्या करें, नहीं मिल रहा जवाब, याद ही नहीं आ रहा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, पहले पढ़ी थी, रिवाइज ही नहीं की, टाइम नहीं था। अब देखते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी, यार ये टेक्सोनोमी का लफ्ज किसी ना किसी तरह हायरार्की से मिलता जुलता है, क्लासिफिकेशन की बात करता है, ऊपर क्लासिफिकेशन की तो बात नहीं हो रही है, नहीं ये नहीं। एंटोमोलॉजी, लफ्ज मुश्किल है, आ नहीं रहा मुझे समझ, यार ये लफ्ज कुछ समझ नहीं आ रहा, और मैंने ये लफ्ज कहीं सुना भी नहीं है, चलो उसको पाक कर देते हैं। फार्माकोलॉजी, फार्मा दवाई फार्मेसी से होती है, नहीं 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 नहीं, फार्माकोलॉजी तो फ्यूल से लेना देना, फार्मेसी का फ्यूल से कोई लेना देना नहीं है, आउट। डी, बायोटेक्नोलॉजी, अच्छा जी बायोलॉजी की ब्रांच है, हाँ जी, बायो की तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, बायो हो सकता है, टेक्नोलॉजी, हाँ जी कार भी आ रहा है, तो अब मैं कहाँ फंस गए, बी और डी में, ठीक है। एंटोमोलॉजी मुझे पता नहीं है वो क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी मुझे ज्यादा क्लोज ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि ये वो दोनों कंपोनेंट को केटर कर रहा है जो ऊपर सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो नाउ व्हाट डिड आई डू, अच्छा भाई अब ये इसका मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस को करेक्ट कर रहा है, तो मैं इसी को टिक करता हूं, एलिमिनेशन, रीचिंग टू द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा जब अपनी एलिमिनेशन भी कर रहा हो तो किसी लॉजिक की बेस पे कर रहा हो, वो ये सोच के ना कर रहा हो ये सबसे मुश्किल लफ्ज है, मेरा ही टेस्ट ले रहे हैं AKU वाले, इतना आसान सवाल थोड़ी देंगे तो यही जवाब होगा, नहीं, ये मत करें कि भाई ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता तो यही जवाब होगा, लॉजिक लगाएं दूसरे ऑप्शंस पे कि वो गलत क्यों हैं, ठीक है ना। जब आप उसका लॉजिक के साथ प्ले अलोंग करेंगे तो आप बहुत आसानी से वहां पे पहुंच सकेंगे, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। सो अब हमने चारों एग्जाम्पल्स चारों पढ़ ली, ठीक है, चारों लेवल्स पढ़ लिए, चारों समझ लिया। अब यहां पे मैं अभी उन सवालात पे नहीं जाऊंगी, ठीक है, थोड़ा टाइम दूंगी आपको इन चारों उसको डाइजेस्ट करने के लिए। मीनवाइल मैं इनवाइट करूंगी मेरे कुलीग रहीम दाऊदानी साहब को कि वो आके इस चीज को आगे लेके चले। थैंक यू मिस मुनीरा। जैसा कि सुबह से मिस मुनीरा ने आपको बताया कि किस टेक्निक के थ्रू आपको इन MCQs को अटेम्प्ट करना है।
अब हम आते हैं सेकंड फेज की तरफ कि हम सोचते हैं कि किस तरह हम इनके लिए प्रिपरेशंस करें इन द क्लासरूम, ताकि बच्चे एमसीक्यूज को इन तरीकों से अटेम्प्ट कर सकें। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो है कि आप किस तरह चीज़ों को कनेक्ट करें, किस तरह आप इसको कनेक्टिविटी के साथ पढ़ाएं, कॉन्सेप्ट को किस तरह लिंक करें, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट मैप हम कैसे बनाते हैं, हम उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस तरह हम उसको ड्रिल करें एग्जामिनेशन में और किस तरह हम उसको अप्लाई करें। तो वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट प्रिपरेशन टिप इज द कॉन्सेप्ट मैप। व्हाट्स कॉन्सेप्ट मैप? ये बहुत दफा आपने अपनी क्लासरूम्स में किया हुआ होगा। जब हम कोई भी चीज याद करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम उसको लिंक करते हैं। किस तरह हमने पढ़ा, क्या उसकी बेसिक्स थी, क्या उसमें चीजें बिल्ड ऑन हुई और वो कहाँ अप्लाई हुआ। अगर सारे कॉन्सेप्ट्स को एक जगह पर हम एक जॉट डाउन कर लें और उसको एक कॉन्सेप्ट मैप की फॉर्म में लेके चलें, तो फिर हम उसको एक जॉइंट लिंक्स बना सकते हैं, लर्निंग लिंक्स। और ये लर्निंग लिंक्स हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि जो कॉन्सेप्ट उन्होंने पढ़ा है वो कैसे 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 ज्वाइंट होके गया है। तो उसको देखना बहुत जरूरी है। तो आइए हम आपको इसकी एक छोटा सा डेमो आपके साथ करते हैं। देखें, अभी अभी रिसेंटली 23 मार्च गुजरा, मैंने सोचा इसी पे हम कुछ काम करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो यकीनन पाकिस्तान स्टडीज में बच्चे पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट को कैसे लेके हमने याद करना है या किस तरह क्लास में डिलीवर करना है या इसको किस तरह तैयार करना है ताकि हम इस पे आने वाले एमसीक्यूज का जवाब दे सकें। तो बेहतर तरीका ये है कि हम इसमें देखें कि क्या हुआ, कब हुआ। अब क्या और कब आपसे पूछा जा सकता है कि जब आप वाई की बात करेंगे उससे पहले ये पता होना चाहिए कि आप कब करें, ये कब हुआ, ये कहाँ हुआ और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स, कौन कौन लोग शामिल थे। ये वो बात हो गई जो नॉलेज के हवाले से आ सकती है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ये लाहौर रेजोल्यूशन कहाँ पास हुई, ये पूछा जा सकता है ये किन लोगों ने, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, ये किस जगह पर हुई, ये किस तारीख पर हुई। ये तो नॉलेज के हवाले से बात हो गई। इसी हवाले से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या वजूहात थी जिनकी बिना पे ये रेजोल्यूशन आई, या क्या चीजें थी तारीख की जो इस पॉइंट तक हमें लेकर आई। और थर्ड, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि इस रेजोल्यूशन की वजह से तारीख पाकिस्तान में आखिर हुआ क्या, इसके बाद इसके नताइज क्या निकले, दैट इज एन एप्लीकेशन पार्ट। तमाम चीजें एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, नॉलेज भी पूछी जा सकती है, अंडरस्टैंडिंग भी पूछी जा सकती है, एप्लीकेशन पे भी सवाल आ सकता है। तैयारी आपकी अगर इस कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू होगी तो सवाल कहीं से भी आए जवाब आ जाएगा आपको। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसको लिंक करके पढ़ा जाए। इससे फायदा ये होगा कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे, जैसे कि मिस मुनीरा भी आपको जब एमसीक्यूज पढ़ा रही थी, वो मेन वर्ड्स को अंडरलाइन कर रही थी। वो मेन वर्ड्स कहाँ होंगे, वो मेन वर्ड्स मेरे इन कॉन्सेप्ट मैप्स में होंगे, जिनकी वजह से मैं बिल्ड अपॉन करके उस आंसर तक पहुंच जाऊंगा जो उस सवाल में मुझसे पूछा जा रहा है। तो वहां तक जाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इन डॉट्स को आपस में कनेक्ट करें। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और ये हमारे बच्चे और हम उस वक्त से कर रहे हैं जब हम क्लास लेवल नीचे थे, प्राइमरी में थे, वहां भी हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते थे। बस अब इसको जरा इस तरह करना है इस क्लासेस में कि बच्चे कनेक्ट करें कॉन्सेप्ट को। हमारे जो एसएलओज हैं उनमें टॉपिक, सब टॉपिक एंड देन एसएलओ होते हैं, तो वहां भी वो कनेक्टिविटी नजर आती है और उन्हीं एसएलओज में आपको KUA भी नजर आता है। अब सिर्फ उस तमाम सिलेबस को आपको इस कॉन्सेप्ट मैप में ढालना है और जैसे ही वो टॉपिक इसमें आ जाएगा तो बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है, डिलीवरी है इन द एग्जाम्स, वो इंप्रूव हो जाती है। ये तो एक मिसाल आपके सामने थी। अब मैं आपके सामने इसके पॉइंट्स भी रखता हूं। देखें, इसमें इसी तरह इसको ग्राफ को बनाया गया है। हमने वेयर को भी फोकस किया है, हमने वाई को भी फोकस किया है, हमने व्हाट को भी फोकस किया है, व्हेन भी लिखा है, हाउ भी लिखा है और हु भी लिखा है। अब सवाल इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, यही आ सकता है और इसी के मुतालिक पूछा जा सकता है। अगर ये पॉइंटर्स मेरे पास हों तो लाहौर रेजोल्यूशन से आप कोई भी सवाल बना लीजिए, मैं उसका बासानी आंसर दे दूंगा। मगर बात है कनेक्टिंग लिंक्स की। ये लर्निंग लिंक्स बहुत जरूरी हैं टू बिल्ड अपॉन व्हाट यू लर्न।
Another example, अब यकीनन बहुत से लोग कहेंगे आपने तो एग्जाम्पल मुझे पाकिस्तान स्टडीज की दे दी, वहां तो आसान है, साइंसेस में क्या करें? बिल्कुल, साइंसेस को अगर आप देखें तो वहां पे चीजों को आमतौर पे क्लासिफाइड एंड कैटेगराइज तरीकों से पढ़ाया जाता है। इनिशियल कॉन्सेप्ट है जैसे मैटर का, आप देखें इसमें क्लासिफिकेशन हुई हुई है। अगर क्लासिफिकेशन को भी इसी बिल्डिंग ब्लॉक्स के थ्रू पढ़ाया जाए, जिस तरह ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कनेक्ट हुई हुई हैं, आप इसको गौर से तो बहुत क्लियर इस स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है कि हेट्रोजीनियस और होमोजेनियस मिक्सचर्स हैं, और फिर उसके बाद मजीद अगर आप देखें तो उसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और एटम्स तक बात जाती है। तरीका इसको पढ़ने का क्या है कि जब हम किसी चीज को पढ़ें, कैटेगराइज को अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो जो दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन वहीं दे दी, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स जो कुछ भी हैं वहां हमने उसको ज्वाइन कर दिया। बच्चे को अगर लेट सपोज इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एलिमेंट, तो वो तो आंसर यहाँ पे आपको ब्रांच में जाके नजर आ रहा है, एटम। अगर बच्चे ने कनेक्टिविटी के साथ पढ़ा होगा तो वो यकीनन इसका आंसर दे पाएगा। तो कोशिश करें कि जब आप क्लासिफिकेशन कराते हैं, कैटेगराइजेशन कराते हैं, या कोई भी चीज जब साइंस से रिलेटेड आप कराते हैं, तो उसको भी आप इसी तरह लिंक करके पढ़ाएं, ताकि चीजें एक के साथ दूसरी जुड़ी रहे, ताकि जब रिकॉल करने का वक्त आए तो उसे उन की वर्ड्स के थ्रू वो की कॉन्सेप्ट तक पहुंच सके जो कि सवाल में पूछा जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस प्रैक्टिस को जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया जाएगा उतना इफेक्टिव होगा, राइट? अब हम एक और चीज की तरफ चलते हैं, ये तो हमने डिस्कस किया। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन टिप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हमने की, हमने पढ़ लिया इस तरीके से। अब इसकी ड्रिलिंग पे आते हैं। एग्जाम बेहतरीन जुमला है किसी का कि अगर आप जंग की तैयारी कर रहे हैं तो जंग के माहौल में कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि अगर आप जंग के लिए तैयार हो रहे हैं, और एग्जाम किसी जंग से कम नहीं होते, बिल्कुल मुश्किल है, आपका फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है, तो बिल्कुल आप उसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना एग्जाम एनवायरनमेंट में आप उसको ट्राई करेंगे अपनी क्लासेस में, अपने स्कूल्स में, तो वो बच्चा उतना तैयार होके आएगा। कोशिश करें कि मिड टर्म्स में, स्कूल टेस्ट में, इवन कोई कॉन्सेप्ट भी अगर आप क्लास में टेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद आप कोई उसका टेस्ट ले रहे हैं, तो वो जो टेस्ट आप ले रहे हैं उसमें भी आप एमसीक्यूज को फोकस करें, और एमसीक्यूज को उसी तरीके से करें जिस तरीके से अभी आप प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, एग्जाम क्वेश्चंस को जब आप ड्रिल करें तो दो तीन बातों का ख्याल रखें। एक, टाइमिंग। कोशिश करें कि उतना ही टाइम एलोकेट करें जितना कि बोर्ड में या फाइनल एग्जाम्स में उनको उस एमसीक्यू पे मिलता है। उसको कम करने से या उसको ज्यादा करने से बच्चे की जो एबिलिटी है रिस्पॉन्ड करने की, उस पर इफेक्ट करता है। तो एक स्टैंडर्ड टाइम है, बोर्ड भी उसी को फॉलो करता है, हम भी उसी को फॉलो करें, ताकि बच्चों को पता हो कि हर बार मेरे पास इतना ही टाइम होगा उस एमसीक्यू को देखने के लिए। दूसरी चीज, अपने एमसीक्यूज को मिक्स करें। मिक्स करने से मुराद यहाँ पे क्या है? देखें, आफन एग्जामिनेशन बोर्ड की माशाल्लाह बहुत अच्छे पास पेपर्स आपके पास अवेलेबल और अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद हैं। उस पास पेपर्स को अगर आप लिंक करें और उसको स्मार्टली यूज करें। कैसे स्मार्टली यूज करना है थोड़ा सा मैं बताता हूँ, आपको ब्रीफ करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस जो आपने बनाए हैं आपने वो लिए, कुछ क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे पास पेपर्स में आए आपने उनको लिया। क्वेश्चंस को इस तरह लगाएं सेटिंग के साथ कि वो मिक्सअप हो जाएं, जंबल अप हो जाएं। नतीजे में होगा क्या कि जब वो बच्चे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो उनको प्रैक्टिस हो जाएगी। वो शायद उस तरह के सवालात जब एग्जाम में कभी उनके सामने आ जाएं, कभी कभी ऐसा होता है कि वही सवालात जो आपने लिखे हैं या उससे मिलता जुलता कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने एग्जाम में आ गया, तो आप उस कॉन्सेप्ट को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि वो वैसा क्वेश्चन आपने पहले कभी देखा हुआ होता है। सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाता है। बाज दफा बड़ा प्रॉब्लम ये होता है किसी बच्चे के लिए, जो आमतौर पर बच्चे आके कहते हैं ये सवाल तो मैंने पहली बार देखा एग्जाम में, इससे पहले तो मैंने कभी ये सवाल नहीं देखा। दैट इज द प्रॉब्लम। और फिर वो फर्स्ट टाइम का एलिमेंट जो है, वो सरप्राइज एलिमेंट जो है, वो बच्चों के अंदर एक बिला वजह की हर्डल क्रिएट कर देता है। फिर वो अब बिल्कुल जो है वो उसको उसके बाद वो क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते और वो कहते हैं कि मुश्किल हो जाता है। लिहाजा मैं हमेशा कहूंगा कि आप पास पेपर्स को इस तरह मिक्सअप करें अपने ओरिजिनल क्वेश्चंस के साथ कि बच्चों को उन क्वेश्चंस की आदत हो जाए जो एग्जाम में आते हैं, ताकि जब वो एग्जाम में अपीयर हो तो वो उन क्वेश्चंस के मुतालिक मुकम्मल तौर पर तैयार होके जाएं और उनका टाइम इंप्रूव हो।
टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चों को शुरू दिन से याद करवाएं कि वो किसी भी क्वेश्चन पे अपना वक्त जाया ना करें। जो पहली एक्टिविटी मिस मुनीरा ने बताई थी कि जहां आपको जजमेंट करना है कि ये ऑप्शंस मुझे आते हैं, ये स्टेम मुझे पता है, ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है, मुझे करना है, जो नहीं आता मुझे आगे बढ़ जाना है। अगर मैं एक ही सवाल पे अपना वक्त लगा दूंगा तो आखिर में मेरे पास बाकी सवाल जो शायद मुझे आते भी होंगे उनके लिए वक्त नहीं रहेगा। क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है एमसीक्यूज में बहुत से बच्चे पीछे के सवालात पर फोकस ही नहीं कर पाते क्योंकि उनका सारा टाइम शुरू के सवालात पे चला जाता है। तो अपने टाइम को मैनेज करें, बच्चों को क्लॉक के साथ, घड़ी के साथ चलना सिखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी आने वाली लाइफ के लिए भी। टाइम इज वेरी वैल्यूएबल एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लाइफ। तो इसको ध्यान में रखें और ये इतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए भी जितना आपकी आम लाइफ के लिए। तो ये एक ऐसा स्किल है जिसका ताल्लुक ना सिर्फ पढ़ाई से बल्कि आम जिंदगी से भी है। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ख्याल रखें कि बच्चों को उतना ही टाइम दें जितना कि आपके लिए आपने बोर्ड में मिलना है, ताकि वो उसी टाइम के अंदर करें। ठीक है, अब मैं गुजारिश करूंगा मिस मुनीरा से कि वो जो चीजें हमने शुरू से अब तक की हैं उसको एक बार फिर से रिहर्सल करके आपके साथ करें, ताकि उन क्वेश्चंस पे जो शुरू में आपने सुबह में देखे थे उन पे हम इन तीन तमाम चीजों को रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये इफेक्टिव होता है। नाउ आई विल इनवाइट मिस मुनीरा टू कंटिन्यू, राइट? थैंक यू सो मच रहीम। एक और चीज सिर्फ मैं यहाँ ऐड करूं, जो उन्होंने इतनी अच्छी बात कही स्मार्ट यूज ऑफ पास्ट पेपर्स की, उसमें एक छोटा सा मशवरा मेरा से, जब आप अपने एमसीक्यूज क्लासरूम्स में लेके जाएं तो उसके साथ ये सिर्फ डिबेट ना करें कि सही जवाब सही क्यों है, ये जरूर बात करें कि गलत गलत क्यों है। क्योंकि जब तक आप उनको उन चीजों के बारे में नहीं बताएंगे, उन लॉजिक्स को स्टैब्लिश नहीं करेंगे, तो वो एग्जाम में उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपके पास पेपर्स जितने भी हैं वो आपके एक रिविजन प्रोसेस का लाजिम और मलजूम हिस्सा होने चाहिए। ना सिर्फ रिविजन प्रोसेस का, बल्कि जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट ले रहे हैं, क्लास टेस्ट ले रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स ले रहे हैं, आप इनको इस्तेमाल करें। मोर एक्सपोजर, मोर रिलैक्सेशन फॉर द स्टूडेंट, कि शायद उस जैसा सवाल, उससे मिलता जुलता सवाल, उस स्ट्रक्चर का सवाल जब वो एग्जाम में देखेगा तो बहुत खुश होगा, ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने किया हुआ है। तो वो फेयर एंजाइटी खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। हमने क्या कहा था, ऊपर 5 सवाल थे, हमने कहा था नीचे आके उन 5 सवाल के जवाब देंगे। ठीक है ना? और एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट जो मैंने अभी देखा, हमें ये कहा गया जी आप तो 2 मिनट देते हैं, आपने तो 10 मिनट लगा दिए अभी। तो क्या हम अभी एग्जाम सिचुएशन में इसको सॉल्व कर रहे हैं या हम इस पे बात कर रहे हैं या समझ रहे हैं? और मुझे यकीन है अभी जब मैं सवाल खोलूंगी तो मुझे नहीं लगता आपको 2 मिनट भी लगेंगे इसको सॉल्व करने में, और ये वेरी क्विकली सॉल्व होगा। रिकॉल स्टेप 1, ब्रेक डाउन द क्वेश्चन, अंडरलाइन करें, समझें, कीवर्ड्स हाईलाइट करें। स्टेप 2, कॉम्प्रीहेंड, ट्रांसलेट करें, कॉन्सेप्ट जो ऊपर से रिकॉल किए थे उनके कनेक्ट करें, जवाब सोच लें। सोच लिया जवाब, नीचे आइए, देखिए क्या वो जवाब है, अगर है वाह, उससे मिलता जुलता जवाब है वाह, नहीं है एक स्टेप बैक जाएं, उसको रिकॉल करें, कहीं कोई चीज मिस तो नहीं हो गई, कहीं सवाल में एक्सेप्ट तो नहीं था, नॉट तो नहीं था, इनकरेक्ट तो नहीं था, कुछ ऐसा वर्ड तो नहीं था जो मैं मिस कर गया हूं, उसको देख लें, वापस से आ जाएं। अगर फिर भी जवाब आपको नहीं मिल रहा तो फिर आप एलिमिनेट करें और आखिर में 3 सवाल अपने जवाबात को वेरीफाई करें, अपने आंसर्स को OMR शीट पे मार्क करें, और स्पेशली उन सवालात को जरूर रीचेक करें जिन पे आपने एलिमिनेशन थॉट लगाया था या जिसका जवाब आपके दिमाग ने आपको फौरन नहीं दिया था। ऑल सेट एंड रेडी? आए वापस 5 सवाल पे। ओके जी, ये सवाल था, ठीक है, अंडरलाइन करके हमने हाईलाइट भी कर लिया था। ओके, एसन का हमने क्या कहा जी, पहले हमने अंडरलाइन किया, डेजर्ट एरिया था, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज स्केर्स, एक जगह पे नहीं रहते, ऑक्यूपेशन।
ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा जी, सहराई इलाका था, पानी मिल नहीं रहा, एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं, नोमैड्स हैं, ठीक है, तो कौन सा काम, कौन सा पेशा अपनाएंगे, कौन से ऑक्यूपेशन में होंगे? अच्छा जी, एक जगह तो रहते नहीं है। हाँ जी, दो जवाब मेरे दिमाग में आ सकते हैं, एक आ सकता है, लिख लीजिए ऑप्शन देखें। ओके जी, ऑप्शंस पे आ गए। अब हमने क्या देखना है? अच्छा जी, जो जवाब मैंने सोचा था वो मुझे मिल गया, वाह क्या बात है। नहीं मिला, कोई मसला नहीं है, आइए एलिमिनेट करते हैं। अच्छा जी, फिशिंग डेजर्ट एरिया में नहीं हो सकती है, पानी नहीं है वहां पे, तो वो वैसे ही कह रहे हैं पानी स्कैर्स है, तो फिशिंग तो नहीं हो सकती, आउट, एलिमिनेटेड। फॉरेस्ट्री, अच्छा जी, फॉरेस्ट्री दरख्त नहीं भाई, डेजर्ट एरिया पानी नहीं है, दरख्त नहीं, नहीं नहीं ये भी नहीं हो सकता। लाइफ स्टॉक फार्मिंग, हाँ लाइफ स्टॉक फार्मिंग ठीक है, मवेशी पाल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मवेशियों की जरूरत पड़ सकती है उनको, और हाँ सही है, ये मैं रख सकती हूँ। सबसिस्टेंस फार्मिंग, फार्मिंग कैसे करेंगे जब वो एक जगह ज्यादा अरसा रहते ही नहीं है, पानी भी वहां पे नहीं है, फार्मिंग के लिए तो पानी चाहिए। ओके, eliminated the three options and came to the correct one, livestock farming. हाँ जी, in a row of trees, a tree is 7th from left end and 14th from the right end. How many trees are there in a row? Underline the key points. Row of trees and 7th from left, 14th from right. How many trees? ट्रांसलेट करें, दिमाग में शक्ल बनाएं इसकी, कुछ इस तरह बनेगी, ठीक है। हाँ जी, दरख्त लगे हुए हैं, 7वां और यहां से 14वां, ठीक है। आंसर सोचा, डन, आंसर्स देखें, मिला आंसर आपको जो आपने सोचा था, मिल गया, वेरी गुड, ठीक है। नहीं मिला, सेम लॉजिक अप्लाई करना शुरू करें, क्योंकि जैसे ही आप अपने दिमाग में उसकी एक शक्ल बना लेते हैं ना, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है उसको समझना, उसके साथ कनेक्ट करना, ठीक है। हाँ जी, अगेन तीसरा सवाल था हमारे पास, ठीक है, अंडरलाइन किया, डिफिकल्ट वर्ड्स थे, अंडरलाइन कर दिया, हमें पता चल गया जी ये डिफिकल्ट चीजें हैं, और अब हमसे पूछ रहे हैं डिफरेंस के बारे में। ट्रांसलेट करें, शक्ल बनाएं दिमाग में उसकी, जो भी है अल्फाज के जरिए, किसी भी तरीके से आपको वो चीज समझ आनी चाहिए, जैसे भी समझ में। अगर आपको इसको समझने के लिए पेपर पे लिखने की जरूरत है, लिख दें, कोई मना नहीं कर रहा। क्वेश्चन पेपर पे सामने सवाल के साथ जगह होती है, वहां लिख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जवाब सोचा, करना क्या था, ये करना था, तो जवाब क्या आया मेरा, राइट, मिल गया जवाब। कितने लोगों का सही हुआ, किन्होंने पहले से सोचा था दिमाग में जो बिल्कुल सही गया, क्विकली चैट बॉक्स। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या आया, अ पार्किंग लॉट है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, करना क्या है, अंडरलाइन करता है। टोटल व्हीकल्स कितनी है, 160 है। अब वो या तो कार हो सकती है, ट्रक हो सकती है, लाल हो सकती है या हरी हो सकती है, ठीक है। अब उसमें से क्या है, 70 व्हीकल्स रेड हैं और 120 व्हीकल्स कार हैं, और मुझे क्या बताना है, 18 ग्रीन ट्रक्स हैं, रेड कार कितनी है। काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। अब क्या करें, इसको ट्रांसलेट करें, इसका सेंस बनाएं। टोटल 160 थी, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा, उसमें से टोटल कार्स कितनी थी, 120 थी, तो 160 में से मैंने 120 माइनस किया, मेरे पास कितनी आ गई, 40 ट्रक्स आ गई, ठीक है। अब 40 ट्रक्स में से हमने क्या कहा था कि या तो लाल होंगी या हरी होंगी, ग्रीन दे दी तो हमारे पास रेड ट्रक्स आ गई, ठीक है। अब रेड ट्रक्स तो आपके पास आ गया, अब क्या करें, हमें तो पूछा गया है रेड कार्स, ठीक है। तो अब हम रेड कार्ड्स तक कैसे पहुंचेंगे, हमें क्या कहा गया था ऊपर, 70 व्हीकल्स आर रेड। जब 70 व्हीकल्स मेरे पास रेड हैं, तो उसमें से मैंने रेड ट्रक माइनस कर दिया, क्या आ गया मेरे पास, रेड कार्ड्स। आंसर मिला, यस। नाउ मे आई रिक्वेस्ट माय कोलीग राबिया निसार
to work this out. Thank you so much, Munira. So ये एक मैथ्स का सवाल हमारे सामने है. The surface area of a closed cylindrical jam jar having radius r centimeter and height h centimeter is given as. ठीक है. The surface area of the open jam jar would be. Okay. अब मुझे इस पे टेक्निक्स लगानी है जो अभी मुनीरा ने मुझे बताया. Okay. So सबसे पहले मैं क्या करूंगी? मैं इसके अंदर जो डिफिकल्ट जो वर्ड्स हैं, जो कोड वर्ड्स हैं, उनको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि मैं उनको ब्रेक डाउन कर सकूं. ओके. तो पहला है सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल जैम जार. सरफेस एरिया. सरफेस एरिया क्या होगा? मुझे पता है मैथ्स के अंदर एक एरिया होता है, एक वॉल्यूम होता है, एक सरफेस एरिया होता है. ओके. सरफेस एरिया. थोड़ा सा वर्ड के ऊपर भी अगर ध्यान दिया तो खुद ही समझ में आ गया कि ऊपर की सतह का एरिया. ठीक है. क्लोज्ड फिगर है, खुला हुआ कहीं से नहीं है. अच्छा, फिगर क्या है? सिलिंड्रिकल है. ज़हन में नहीं आ रहा सिलिंड्रिकल कैसा होता है, क्या करूं? अच्छा, रेडियस r है और हाइट h है. एक क्लू तो मुझे मिल गया. ये क्यूबॉइड टाइप का तो नहीं है क्योंकि इसमें आ गया रेडियस. जब रेडियस आ गया तो ये सर्कल की तरफ जा रहा है, तो इसके अंदर जरूर सर्कल्स हैं. और मजे की बात ये कि आगे मेरे पास फॉर्मूला भी रखा हुआ है. इसको देखते हैं. फॉर्मूला के दो टुकड़े हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. अब वही बात है, टेक्निक अप्लाई करनी है. जो चीज पता है उसको यहां से लिंक करें. अगर एक बेसिक सर्कल का भी पता है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. यहां पे रखा हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर. फॉर्मूला का आधा हिस्सा मैनिपुलेट कर गई मैं कि दो सर्कल्स हैं. तो सिलिंड्रिकल जैम जार, सिलिंड्रिकल दो सर्कल, एक ऊपर एक नीचे और साइड पे उसकी तह, इस तरह की एक शेप. नीचे सर्कल, ऊपर सर्कल और साइड पे तह. तो आपने देखा कि अगर फिगर एकदम दिमाग में नहीं आ रही थी, उसके बावजूद भी ये चीजें समझ के, इनके क्लूज लेके मैंने चीजों को एलिमिनेट किया. वो क्यूबॉइड नहीं हो सकता, सफेयर भी नहीं हो सकता. सफेयर के अंदर तो सिर्फ एक ही टर्मिनोलॉजी थी पाई के साथ, ये कुछ और है. सो यू कैन रीच एट द कंक्लूजन. अब दूसरा, नीचे आते हैं. देखें, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको आपने ब्रेक कर लिया. नीचे आते हैं. द सरफेस एरिया ऑफ द ओपन्ड जैम जार. अच्छा, ऊपर क्या था? क्लोज्ड. नीचे क्या है? ओपन. थोड़ा सा खुद भी सोचें. सिंपल लॉजिकल रीजनिंग. खुला हुआ कैसा होगा और बंद कैसा होगा? खुले हुए का मतलब ऊपर से एक सर्कल गायब, नीचे सर्कल प्रेजेंट. तो नीचे वाला सर्कल है, ये है, ऊपर वाला सर्कल गायब. फॉर्मूला मेरे सामने है, मैं इसको मैनिपुलेट करती हूँ. 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, चले अब ऑप्शंस देखते हैं. ब्रेक डाउन तो कर लिया, लेट्स वैलिडेट द ऑप्शंस. ऑप्शंस देख लेते हैं. ओके, पहले वाले ऑप्शन में क्या हुआ? सर्कल तो गायब ही हो गया. पाई आर स्क्वायर सर्कल होता है, इसमें तो सर्कल है ही नहीं. मगर ओपन्ड जैम जार के अंदर एक सर्कल तो रहेगा. ए नहीं लग रही. अच्छा, सी पे आ जाते हैं. सी के अंदर पाई आर एच है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. 2 पाई आर स्क्वायर. एक सर्कल तो हटा दिया ना, खोल दिया उसको. सर्कल दो कैसे हैं? ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा. डी पे आ जाते हैं. डी तो सेम वही है. क्या ओपन और क्लोज का सेम होगा? सरफेस एरिया होता है जितनी सरफेस है उसका मुकम्मल एरिया. जब उसको खोल दिया तो सरफेस हटा दी, तो वो ही तो नहीं रहना चाहिए, सरफेस कम हो गई. क्या बचा? बी, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. सेंसिबल भी लग रहा है क्योंकि मैंने एक सर्कल हटाया है. वहां पे 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे 1 है. वहां पे था 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर. एक सर्कल हटाया है, इसमें एक सर्कल का एरिया कम आ रहा है और बाकी चीज वैसी की वैसी आ रही है. दिस मस्ट बी द आंसर. तो देखा आपने how I was able to arrive at the conclusion as a student when I did not even have complete information. लेकिन जो सवाल ही था उसको मैंने पढ़ के, उसको समझ के और अपने डिस्ट्रैक्टर्स में से एलिमिनेट करके I was able to reach the answer. Thank you so much, Rabia. अब ये तो हो गए हमारे वो 5 सवाल जो हमने ऊपर किए थे. क्या आप
वो सारी चारों टेक्निक्स यहाँ लगा सके? क्या उस टेक्निक को लगाते हुए भी आपको उतना ही वक्त लंबा लगा जो पहले हम लग रहा था जब हम उसको कर रहे थे? शायद नहीं। इस दफा आपने शायद उसको बहुत जल्दी तरीके से हल करने की कोशिश की और आप हल भी कर पाए। ठीक है, अब हम आते हैं दो और सवालात की तरफ जो कि हैं इस्लामियात और उर्दू से, क्योंकि ये शिकायत हमेशा हमें रहती है कि हम उर्दू और इस्लामियात को भूल जाते हैं। तो हम बिल्कुल नहीं भूले हैं आपको, हम आपके उस पर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, जैसा कि कल राबिया ने भी आपको बताया था कि लैंग्वेजेस में हमारे पास क्या होता है कि हम इसको एक पैसेज देते हैं और पैसेज के साथ एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको जवाब देना होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक पैसेज गिवन है, बल्कि वो पूरा पैसेज भी नहीं, एक पैसेज का छोटा सा हिस्सा है जो हमने यहाँ दिया है। ठीक है, और उसके बाद उसके नीचे हमने एक सवाल दे दिया। ठीक है, अब हम इस पे भी वही टेक्निक्स लगाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो ऑडियंस बैठी है सबके सब तो शायद उर्दू की जबान से इतनी वाकफियत ना भी रखते हो। हमें पता है कि ठीक है, हमारे बच्चे भी कभी कभी लैंग्वेज में स्ट्रगल करते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो या उर्दू हो। तो हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप ब्रेक डाउन। तो जब हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे, हमने ब्रेक डाउन कर दिया क्योंकि सवाल हमारा क्या कह रहा था, सुबह सैर पे जाने का इरादा। तो अब मुझे ऊपर जाके देखना है किस पे, कि अलार्म की घंटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, ख्याल आया क्यों ना सैर को निकल जाए। अच्छा जी, यहाँ आ गया। अरसा दराज से बाजू वाले नजीर साहब इसी मकसद के लिए उनका साथ मांग रहे थे, लेकिन ये टाल जाते थे। आज भी तो मुश्किल था, वो अब घर लौट रहे होंगे। ये कुछ ऐसा पार्ट है कि जो हमारा इस सवाल से मिलता जुलता है। ठीक है ना? तो अब हमने क्या किया, हमने देखा अच्छा जी, डॉक्टर आसिम ने सैर पर जाने का इरादा क्यों किया था। देखते हैं क्यों किया था भाई, ऑप्शंस पे आ जाता है। बेगम खुश हो जाएंगी? नहीं, बेगम तो उस वक्त खुश हो रही थी जब मैं पौधों को पानी दे रहा था। नहीं भाई। चहलकदमी हो जाएगी? नहीं, ऊपर ऐसा तो कोई बात हो नहीं रही कि मैं उस चहलकदमी की बात करूं। ठीक है, उकताहट दूर हो जाएगी? नहीं, उसकी भी कोई बात नहीं थी, ऐसा कुछ उन्होंने कहा तो नहीं। नजीर साहब खुश हो जाएंगे? हाँ, ये कुछ है, ऊपर मिल रहा है मुझे। अब क्या कह रहे हैं, अरसा दराज से बाजू वाले नजीर साहब इसी मकसद के लिए उनका साथ मांग रहे थे। यानी अगर वो आज सैर पे चले जाते हैं तो शायद नजीर साहब उनसे खुश हो जाएंगे, उनको भी मजा आ जाएगा। तो यस, दैट वुड बी माय करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, दूसरा सवाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सुबह की नमाज के बाद 2 रकतें पढ़ते देखा तो फरमाया, सुबह की नमाज तो 2 रकत है। उस आदमी ने जवाब दिया, मैंने फर्ज नमाज से पहले की 2 रकतें नहीं पढ़ी थी, लिहाजा अब पढ़ ली हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। ये हमारा, जैसे कल आपको बताया, स्टेम था, या अगर दूसरी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करें तो स्टिमुलस था, सिचुएशन है। सवाल क्या था, दर्ज वाला बयान किया गया वाकया हदीस की कौन सी किस्म की तरफ इशारा करता है। ठीक है, अब हम यहां जाके क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सवाल को समझने के लिए डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है ना? हमने अंडरलाइन किया। ठीक है, जैसे हमने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सुबह की नमाज के बाद 2 रकतें पढ़ते देखा तो फरमाया, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज देखी उसके बारे में फरमाया कि सुबह की नमाज तो 2 रकत है, यानी एक सवाल पूछा गया। उस आदमी ने जवाब दिया, आदमी का जवाब आया कि मैंने फर्ज नमाज से पहले 2 रकतें नहीं पढ़ी थी, लिहाजा आप पढ़नी है। तो उस पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था, वो खामोश हो गए। ठीक है ना? तो अब हमें क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि ये हदीस की कौन सी किस्म है, यानी वो किस्म जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए थे। ठीक है, ऑप्शंस, हदीसे औली, औल से निकला है, यानी बात करना, कुछ फरमाना,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब पे तो कुछ नहीं फरमाया था, ठीक है, यानी वो खामोश हो गए थे, तो कौली तो नहीं हो सकता। हदीसे फेली, क्या रसूलुल्लाह ने उस पर अमल करके दिखाया उस वक्त? नहीं, ऐसा भी कुछ सवाल में सिचुएशन में नजर नहीं आ रहा, ठीक है। हदीस कुदसी, क्या ये कोई ऐसी बात थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है? नहीं, ये भी नहीं आ रहा इसमें। हदीस तकरीरी, हाँ, अब ये 3 नहीं हो सकता तो फिर ये ऑप्शन डी ही हो सकता है। अब अगर हदीस तकरीरी, तकरीरी का यहाँ पे से मतलब, यानी ये लफ्ज जो अखज किया गया है वो लफ्ज अखज किया गया है तकर्रुर से, रुक जाना, एक जगह रुक जाना या खामोश हो जाने से, ठीक है ना। तो अगर मैं जानती हूं उस लफ्ज को भी कि अगर खामोश और तकरीरी उससे मिलते जुलते हैं तो शायद मैं जवाब पे उस वक्त पहुंच जाऊं, लेकिन अगर मुझे तकरीरी का मतलब नहीं पता उस वक्त, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको एलिमिनेट किया और उस जवाब पे हम पहुंच गए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम सवाल को पढ़ते हैं हम उसको कोशिश करें कि, अगेन आई रिपीट, ब्रेक इट डाउन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वर्ड्स हाईलाइट करें, हाईलाइट हो गए, उसका कॉन्सेप्ट रिकॉल करें। यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट रिकॉल करना था? हदीस की किस्मों का कॉन्सेप्ट को आपने रिकॉल कर लिया, फिर उसको जिस जबान में आपको समझ आता है उसमें उसको ट्रांसलेट करें, उसमें उसको समझें। समझ लिया, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट जो रिकॉल किया था उसके कनेक्शंस बिल्टअप करें, कनेक्शंस बिल्टअप हो गए आपके, जवाब आता है लिख लें, नहीं आता रुक जाएं, ऑप्शंस देखें, अगर आता है नीचे देखें, जो जवाब आपके दिमाग में सोचा था वो नीचे है, मिल गया आंसर, ठीक है, OMR शीट पे मार्क कर दें, काम यहाँ पे हो गया आपका। अगर वो जवाब आपको नहीं मिलता तो फिर क्या करें, एक स्टेप बैक लें, देख लें कहीं कुछ मिस तो नहीं कर गए, यानी अगर ये आखिरी वाला सेंटेंस मैंने हटा दिया या नहीं पढ़ा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, तो क्या होगा, मेरा जवाब शायद सही नहीं होगा या मैं जवाब तक नहीं पहुंच सकूंगी, ठीक है ना। अगर मैंने आधा ही पढ़ा था सिचुएशन तो मैं नहीं पहुंच सकी, तो मैं वापस गई, मैंने उसको पढ़ा, ठीक है, आई वापस, देन आई स्टार्टेड एलिमिनेटिंग बेस्ड ऑन दी लॉजिक्स, ठीक है, राइट। अगेन द सेम थिंग, प्लीज मेक श्योर, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब भी हम MCQ पेपर करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, 2 मिनट हैं हर बच्चे के पास पर MCQ, लेकिन हो सकता है कि हर बच्चा हर MCQ में 2 मिनट ना लगाए, कोई MCQ वो 1 मिनट में भी कर ले जिसका कॉन्सेप्ट, जैसे पहले मैंने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट पता है, आंसर के बारे में भी श्योर हूं, ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है, मैंने मार्क कर दिया, आंसर कर दिया, तो वहां पे तो मुझे वक्त नहीं लगा ना। लेकिन जहां मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, जहां कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं आता और मुझे पूरे प्रोसेस को लेके चलना है, तो ये बहुत जरूरी है कि मैं ये देखूं कि क्या मैं लॉजिक अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा, ठीक है। सो आई होप दिस हैज पुट यू इन अ बेटर पोजिशन टू गो एंड विजिट द MCQs। एटलीस्ट अब बच्चे से आप ये नहीं कहेंगे सिर्फ कि बेटा MCQ पढ़ो, बल्कि ये बताएंगे बेटा MCQ को ऐसे पढ़ो कि तुम्हारा मसला हल हो जाए। Thank you so much, and now I'll hand it over to Rabia. Thank you so much, Munira, for a very informative session. I hope कि आप लोगों ने enjoy किया होगा। साथ साथ हम लोगों की आज कोशिश ये थी कि हम आप लोगों को एक तो पढ़ाएं और उसके साथ साथ आपको कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी शेयर करते जाएं, ताकि आप खुद उसको ब्रेक डाउन करें, उसको समझें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जो टेक्निक्स आपको बताई गई हैं वो आप खुद अप्लाई करें। So we hope that आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच मुनीरा एंड रहीम फॉर एन एक्सीलेंट सेशन। चैट में मैंने लिंक शेयर कर दिया है
for the session evaluation form. Please click on that link and fill it. इस evaluation form में we have asked you for your name and email address. So please make sure कि आप email address correct भेजें हमें, ताकि हम जब आपको वापस participation का certificate भेजें तो कोई problem ना. Now let's go to the question answer session. हमारे पास काफी सारे सवालात आए आपकी तरफ से. Thank you so much for that. So पहला question जो कि काफी interesting है वो ये है, and Munira, I would request you to respond to it, कि students के पास तो सिर्फ 2 मिनट होते हैं solve करने के लिए MCQs, लेकिन जो तरीका आपने बताया है, जो टेक्निक आपने बताई है, उसमें तो बहुत टाइम लग रहा है. और अगर हम as experts इतना टाइम लगा रहे हैं तो बच्चे कितना टाइम लगाएंगे. तो उसके ऊपर किसी ने ये भी लिखा है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये टेक्निक सिखाई जा रही है. तो मुनीरा, क्या आप इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहेंगी? Absolutely. Thank you so much, Rabia, for this very interesting question. एक चीज जो बहुत रहीम ने बात की थी कि हम जंग की तैयारी कैसे कराते हैं, जंग के हालात, ठीक है ना. तो यहाँ पे भी हम बताने का मकसद ये है कि अभी तो हम ये सीख रहे हैं ना, तो जब हम सीखेंगे तो हो सकता है हम 5 मिनट भी लें, 4 मिनट भी लें, लेकिन हमें अपने दिमाग को इस प्रोसेस के लिए ट्रेन करना है कि हमारा दिमाग बाय डिफॉल्ट इस प्रोसेस पे सेट हो, यानी हमारी डिफॉल्ट सेटिंग ये होनी चाहिए दिमाग की. MCQ नजर आया, अब ये नहीं है कि हम जाएंगे एक एक करके स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया, नहीं, हमारा दिमाग साथ साथ काम करता है, ठीक है ना. तो जब मैं उसकी अंडरलाइन कर रही होंगी तो शायद मेरा दिमाग उसको ट्रांसलेट भी साथ साथ कर रहा होगा ना, ठीक है ना. तो दिस टेक्निक विल बिकम वेरी इफेक्टिव फॉर यू. और वही वाली बात है कि जब हम लेटर ऑन क्वेश्चंस पे आपको हमने कहा अप्लाई करें, तो यू वर वेरी एबल एंड क्विक इन रिस्पॉन्डिंग एंड अप्लाइंग दैट टेक्निक. तो जी बिल्कुल वही वाली बात है, ड्रिल कराएं, ठीक है ना. और जितना इसको ड्रिल कराएंगे, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ पास्ट पेपर, ताकि वही वाली बात है, अननोन एलिमेंट, अननोन सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाएगा. तो वही होगा कि जैसे ही बच्चे के सामने पेपर आया, सवाल आया, ही इज अट्यून्ड, उसको तैयार है उसके लिए, यानी आपने उसको बिल्कुल जंग के लिए तैयार किया हुआ है कि हाँ जी, मुझे अब जाके इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से करना है. उसका जो फेयर है, उसका एक एप्रीहेंशन है MCQ को लेकर, वो बिल्कुल खत्म कर देना है. इतना ड्रिल आपको उसको कराना है. थैंक यू सो मच. एक और क्वेश्चन ये है हमारे पास कि आपने मेंशन किया कि अगर क्लास के अंदर टीचर पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करवाएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर को आंसर के ऊपर फोकस नहीं करना, उसको अपने स्टूडेंट से ये भी पूछना है कि जो आंसर्स नहीं है वो क्यों नहीं है. तो इसके ऊपर थोड़ा मजीद इलैबोरेशन मांगी है हमारे पार्टिसिपेंट्स ने कि इसका क्या मतलब है और इससे क्या फायदा है. ओके, चलें, मैं थोड़ा सा यहाँ हेल्प चाहूंगी और मैं स्लाइड पीछे जाऊंगी ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि इससे क्या होगा. अभी 1 मिनट दे दीजिएगा सिर्फ मुझे वहां पहुंचने में. नो प्रॉब्लम. ये वाला आ गया, ठीक है. अब यहाँ पे हम या तो बच्चे को सही जवाब बता दें कि जी भाई यही जवाब है कि ट्रीट हिज लैंड विथ लाइमस्टोन. अब मैंने क्या कहा था आपसे कि आप उससे कहें कि जवाब गलत क्यों है, ठीक है ना. जब आप इसके गलत जवाबात डिस्कस करेंगे तो हम क्या कहेंगे, पहला हमारे पास ऑप्शन क्या था कि प्लांट यूकेलिप्टस ट्री. ये किसका सोल्यूशन है? क्या सैलिनिटी का सोल्यूशन है? नहीं, ये तो वाटर लॉगिंग का सोल्यूशन है. पानी अगर जमीन पे ज्यादा होगा तो हम यूकेलिप्टस ट्री लगाएंगे ताकि पानी जस्ट कर, दरख्त पानी को जस्ट कर सके, ठीक है ना. तो ये तो नहीं हो सकता. तो नाउ व्हाट आर यू डूइंग, यू आर गिविंग देम रीजंस, यू आर गिविंग देम द मिसकंसेप्शंस और क्लियरिंग द मिसकंसेप्शन दैट दे माइट हैव. और उसके साथ साथ आप अपने कॉन्सेप्ट को फर्दर क्लैरिटी के साथ बयान कर रहे हैं. हमने कहा प्लव द लैंड यूजिंग ट्रैक्टर्स. प्लविंग होती कब है? जब हम सीड को बोने जाते हैं, बीज बोने जाते हैं, ठीक है ना. वो ट्रीटमेंट के तौर पे तो कभी इस्तेमाल होता ही नहीं है, ठीक है. तो ये एक प्रोसेस है आपका एग्रीकल्चर का. अब जब हम चौथे पे आते हैं तो वही वाली बात है, इंस्टॉल ट्यूबवेल. ट्यूबवेल किसका सोल्यूशन है? क्या सॉलिनिटी का सोल्यूशन है? नहीं, ये भी वाटर लॉगिंग का सोल्यूशन है, ठीक है ना.
तो ट्यूबवेल लगाने से तो मुझे काम नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या कि जब मैं उनसे ये डिस्कस कर रही हूँ कि कौन सा जवाब गलत है, तो मैं उनको उस कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन भी कर रही हूँ और उनके कंफ्यूजन्स क्लियर भी कर रही हूँ कि क्यों वो जवाब गलत है, ताकि जब वो अपने एग्जाम में बैठ रहा है तो वो इसको एलिमिनेट ये सोच के भी कर सकता है यूकेलिप्टस ट्री और ट्यूबवेल नहीं, ये सोल्यूशन है वाटर लॉगिंग का, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो उसने क्या किया, कॉन्सेप्ट के थ्रू उस चीज को एलिमिनेट किया कि ये नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों तो वाटर लॉगिंग के हैं। और प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट के क्या है, या तो मैं वाटर को सॉरी लैंड को फ्लश करूं वाटर के साथ, या मैं उस पर लाइमस्टोन ट्रीट करूं। ठीक है ना? दो जवाब मेरे दिमाग में आ सकते थे। फिर मैं नीचे आई, मैंने देखा अच्छा जी ये जवाब है, मिलता जुलता है, वही वाली बात थी, करेक्ट। सो इट सेव्स टाइम। तो जब एग्जाम में वो नीचे डिस्ट्रैक्टर्स देखता है तो वो उन कॉन्सेप्ट्स के जरिए उसको एलिमिनेट करता है जो आपने क्लास में उसके डेवलप कराया। थैंक यू सो मच मुनीरा। ओके, सो एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है कि लोग पूछ रहे हैं कि डिफरेंट एग्जामिनेशन पेपर्स की टाइमिंग्स क्या होंगी एमसीक्यूज की। सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप एक नेशनलाइज्ड सिलेबस डाउनलोड कर लें और उसके बाद फिर हमारी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी आपके पास स्कूल्स में। प्लीज अप टू डेट रहें, हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो करते रहें एंड यू कैन सी कि इसके हिसाब से क्या क्या आपसे चीजें हम कम्युनिकेट करते हैं। ओके, सो आई जस्ट बीन इन्फॉर्म कि आपके स्कूल तक हमने इंफॉर्मेशन भेज भी दी है रिगार्डिंग द इंक्रीज ऑफ टाइम। सो प्लीज सब टीचर्स से यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि प्लीज गो टू योर स्कूल हेड्स and contact them and ask them about the change of time. Okay. एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि don't you think marks of each MCQ should be different with respect to their difficulty level? So इसको मैं रिस्पॉन्ड करूंगी कि MCQs 1 मार्क के होते हैं, ठीक है? वो नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग भी टेस्ट कर सकते हैं और वो एप्लीकेशन भी टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, एमसीक्यू बनाते हुए इस चीज का जरूर ख्याल रखा जाता है कि वो जो असेस कर रहा है उसका वेटेज 1 मार्क ही हो। एक सीआरक्यू टाइप का क्वेश्चन या ईआरक्यू टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं पूछा जाता। लेकिन एमसीक्यू अगर आप इसको देखें, अगर आप इसके ऊपर रीडिंग भी कर लेंगे एमसीक्यू के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो एमसीक्यू के जो मार्क्स होते हैं वो यूजुअली 1 होते हैं। कहीं कहीं कुछ बोर्ड्स या कुछ एग्जामिनेशन बॉडीज हाफ मार्क भी देती हैं, लेकिन दैट इज समथिंग दैट वी डोंट प्रैक्टिस हियर बिकॉज दैट कंटेन्स एम्बिग्विटी। सो मार्क्स बैलेंस्ड होने चाहिए एग्जामिनेशन पेपर के ओवर द क्वेश्चंस। हाँ, ओवरऑल पेपर जो है वो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के लिहाज से बैलेंस्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन स्टूडेंट्स यूज क्वेश्चन पेपर फॉर अंडरलाइन? कि हमने अंडरलाइन करके दिखाया, तो क्या क्वेश्चन पेपर के अंदर भी बच्चे अंडरलाइन कर सकते हैं? मुनीरा, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल जी, वो उनका है, वो उस पे लिख सकते हैं, वो अपने नोट्स बना सकते हैं, वो उस पे अंडरलाइन कर सकते हैं। सिर्फ जो काम हम उनसे कहते हैं कि उसके बाद एक्स्ट्रा कर लें, वो ये है कि ओएमआर शीट पे अपना जवाब दे। ठीक है? द पेपर इज देयर फॉर देम टू यूज एंड सॉल्व इट। ठीक है? स्पेस ना सिर्फ सवाल के साथ प्रोवाइड की जाती है बल्कि आखिर में भी एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं जिसपे बच्चा ये काम कर सकता है। सो प्लीज लेट देम यूज दैट पेपर। ठीक है ना? और बस सिर्फ 4th स्टेप पे ये जरूर याद रखें कि वो उसको ओएमआर शीट भरना ना भूलें। ठीक है ना? बिकॉज अगर उसने मार्क अपना सवाल सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे किया और वहां नहीं किया तो फिर मसला है, क्योंकि वो हमारे पास आएगा। ठीक है ना? तो प्लीज सॉल्व करने के लिए, इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए बेशक आप क्वेश्चन पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि वी वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड कि आप उसको करें ताकि बच्चा उसके आंसर तक पहुंच सके, उसको समझ सके। ठीक है ना? लेकिन आंसर्स ओएमआर शीट पे मार्क करना ना। थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका सिलेबस जो है वो रिवाइज हो जाता है, 2017 में भी रिवाइज हुआ। सो पास्ट पेपर्स किस तरह से यूजफुल होंगे? ओके, सो एज टीचर्स यू नो कि जब हमारा सिलेबस रिवाइज होता है
उसके अंदर हम चैप्टर्स कभी कभी मूव कर देते हैं, कभी SLOs ऐड कर देते हैं. There are different changes that happen when a syllabus is revised. However, अगर आपके पास past papers के items मौजूद हैं और उसमें कोई फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 9 के आपके पास पास पेपर्स हैं और उसके अंदर जो आइटम है कोई एक सब्जेक्ट ग्रेड 9 में से कोई एक चैप्टर ग्रेड 9 का 10th में मूव कर दिया गया, तो वही क्वेश्चंस अब आप ग्रेड 10th को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सो रिमेंबर कि एज एन एग्जामिनेशन पेपर, ठीक है, चेंजेस हैव बीन मेड, बट उसके अंदर जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं या जो इंडिविजुअल आइटम्स रखे हुए हैं, they are still very good tools that you can take back to the classroom and that you can use very effectively for your teaching and learning. तो जरूरी नहीं है कि अगर पेपर चेंज हो गया तो आपने कहा नहीं जी इस साल से पहले के तो पास पेपर्स हमारे लिए फायदेमंद नहीं है. नहीं, आप उन क्वेश्चंस को देखें, उनको क्लासरूम में लेके जाएं, आप देखें अभी ये कहाँ रेलेवेंट है, किस क्लास में रेलेवेंट है. हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी कुछ सब्जेक्ट्स के SLO सेम भी होते हैं, मैथ के, जनरल मैथ के SLO सेम है, कहीं कहीं जनरल साइंस के SLOs कहीं कहीं साइंस के अंदर भी मौजूद होते हैं. तो इस तरह के ओवरलैप्स भी हैं. आप टीचिंग एंड लर्निंग को बेहतर करने के लिए अपने आइटम्स जो हैं, हमारे आइटम जो आपको मिलते हैं एग्जामिनेशन पेपर में से, वो तमाम आइटम्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, देन देयर इज अनदर क्वेश्चन अबाउट मॉडल पेपर्स. आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि मॉडल पेपर्स क्या अभी एग्जामिनेशन बोर्ड भेजेगा. मैं यहाँ पे रेफर करूंगी पहले सेशन को. पहले सेशन में हमने ये बहुत क्लियरली आपको बताया था कि हमारी वेबसाइट के ऊपर तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं. ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आप क्लिक करते जाएं, ग्रेड, ईयर, उसके हिसाब से आप क्लिक डाउन करके अपने मतलब की रिसोर्सेज निकाल सकते हैं. वहीं पे तमाम तर मॉडल पेपर जो EKU EP एग्जामिनेशन बोर्ड ने आप तक भिजवाने थे आज तक, वो तमाम आपको दिए जा चुके हैं. इसके बाद अब हमारे एंड से कोई भी मॉडल पेपर आप तक नहीं जाएगा. आपको जो भी मॉडल पेपर चाहिए आप हमारी वेबसाइट को एक्सेस करें, उसके अंदर फिल्टर्स लगाएं, आपके सामने तमाम चीजें अवेलेबल होंगी. ना सिर्फ मॉडल पेपर, सिलेबस है, टीचर्स गाइड्स हैं, बहुत कुछ है, कमांड वर्ड की गाइड्स हैं, वो सब कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, एक और सवाल है MCQs के बारे में कि क्या MCQs के थ्रू हम एक्यूरेट नॉलेज किसी की मेजर कर सकते हैं. शायद परसेप्शन ये है कि MCQs को लेके हमेशा शायद एक गलत परसेप्शन ये रहता है कि उससे सिर्फ नॉलेज लेवल को असेस किया जा सकता है. तो मुनीरा, वुड यू लाइक टू हाईलाइट ऑन दिस? Okay. Again, I will try to reconnect or recall the first session. जिन्होंने अटेंड किया था, उसमें हमने यही कहा था कि बेनिफिट ऑफ MCQ ही ये है कि उससे हम ब्लूम्स के सारे लेवल्स को असेस कर सकते हैं सिवाय क्रिएशन के. ठीक है ना. तो कॉग्निटिवली द MCQs हैज अ वाइड रेंज ऑफ इट. हमने आपको जितने भी MCQs दिखाए, क्या वो सिर्फ नॉलेज लेवल थे? ठीक है, उसमें आपको मुख्तलिफ कॉग्निटिव लेवल्स के भी मिले होंगे. कहीं कहीं आपको हमने सोल्यूशन मांगा, कहीं हमने आपसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने को कहा, कहीं हमने आपसे रीजंस मांगे. ठीक है ना. तो बहुत सारी चीजें उसके साथ एसोसिएटेड थी. तो हम ये नहीं कह सकते कि MCQ एक ट्रू पिक्चर नहीं देता. हाँ, ये जरूर है कि बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक सिचुएशन, ठीक है ना, बिकॉज इट्स अ सिचुएशन अनकॉल्ड फॉर, अनहर्ड एवर बिफोर. So because of this pandemic situation, this year we are going with the MCQs. हम ये कहीं नहीं कह रहे कि हमारे पास जो दूसरे सवालात हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है या उसकी अहमियत नहीं है. उनकी अहमियत भी है, वो भी हमें बहुत सारे कॉग्निटिव लेवल्स और स्किल्स असेस करने में मदद देते हैं. बट फिलहाल हालात के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है उसके साथ हम वर्कआउट करें. थैंक यू. थैंक यू सो मच मुनीरा. हमारे पास एक सजेशन ये आई थी कि काइंडली इंग्लिश का भी कोई आइटम शेयर कर दें. तो देखें, आपने कहा और हमने फौरन शेयर कर दिया. स्क्रीन के ऊपर आप इंग्लिश का एक आइटम देख सकते हैं, ये कल भी शेयर हुआ था MCQs की प्रेजेंटेशन में. सो लेट्स रीड दिस और हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो टेक्निक्स अभी मुनीरा ने आप लोगों से शेयर की वो इसके ऊपर कैसे अप्लाई होगी. सो दिस इज अ ह्यूज पैसेज फ्रॉम Martin, it is related to Martin Luther King और इसकी फर्स्ट 2 लाइंस अगर आप रीड करें तो उसमें सिर्फ बेसिक
इंफॉर्मेशन दी गई है मार्टिन लूथर किंग के बारे में। नीचे सवाल जो है वो है द ऑथर्स पर्पस इज टू। अब सवाल ये है कि हम ये बच्चे से पूछ रहे हैं कि ऑथर का मकसद क्या था ये पूरा पैसेज लिखने का। अब ये सिर्फ आप तब अंदाजा लगा सकते हैं जब आप पूरा पैसेज पढ़ें और उसमें ये समझने की कोशिश करें कि कम्युनिकेट क्या किया जा रहा है। सो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, इफ यू रीड दैट, उसके अंदर सिर्फ उसकी बेसिक स्कूलिंग की बात हुई है, उसने डिग्री कहाँ से ली, उसने कौन कौन सी डिग्री ली, कितने ग्रेड उसने कहाँ पढ़े, कहाँ वो गया था पढ़ने के लिए। सो दैट इंफॉर्मेशन इज ऑल देयर। उसके बाद नीचे हम जो पैराग्राफ है उसको देख लेते हैं। In 1963, Martin Luther King Jr. helped to organize the famous March on Washington. Over 250,000 people attended this march in an effort to show the importance of civil rights legislation. Some of the issues the march hoped to accomplish included an end to segregation in public schools, protection from police abuse, and to get laws passed that would prevent discrimination in employment. It was at this march where Martin gave his I Have a Dream speech. This speech has become one of the most famous speeches in history. The March on Washington was a great success. The Civil Rights Act was passed a year later in 1964. Martin Luther King Jr. was assassinated on April 4, 1968 in Memphis, TN. अब मकसद क्या है? हम ऑथर का मकसद क्या है? अब ये कैसे आप ब्रेक डाउन करेंगे? ऑप्शंस पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पा रही क्या क्या मकसद है ऑथर का। लेट्स गो टू द ऑप्शंस। एंटरटेन। कभी आपने एंटरटेनिंग पैसेजेस अगर पढ़े हो तो यू वुड नो कि एंटरटेनिंग पैसेजेस के अंदर ह्यूमर होता है। दे मेक फन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो उसको बड़ी एंटरटेनिंग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। हाउएवर यहाँ पे मुझे वो नहीं दिखता। शुरू वाले पैराग्राफ के अंदर इट्स जस्ट द इंफॉर्मेशन के कहाँ गए, क्या पढ़ा। सेकंड वाले पैराग्राफ में हाँ ये बात हुई है कि उन्होंने एक मार्च की जो कि काफी कामयाब रही, उसमें इन्होंने ये एजेंडाज पुश फॉरवर्ड किए, लेकिन एंटरटेनमेंट का एस्पेक्ट नहीं है। ओके, लेट्स गो एट द नेक्स्ट वन। परसुएड। परसुएड का मतलब ये होता है कि मैं अपनी बात पे किसी को आमादा करूं। क्या ऑथर यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट लेकर आ रहा है जिसकी मदद से वो लोगों को आमादा कर रहा है? अगर इसमें ये होता कि वो लोगों को इस बात पे आमादा कर रहा होता कि ये मार्च सक्सेसफुल नहीं थी, तो वो अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स देता कि मेरा ये ख्याल है, हिस्ट्री ये कहती है, इस तरह की बातें करता। लेकिन उसने कोई आइडिया परसुएड करने की कोशिश नहीं की, उसने जैसा हुआ वैसे हमारे सामने लाके रख दिया। ऐसा हुआ था, ये हम आपको दिखा रहे हैं, तो उसमें परसुएशन नहीं है। कंपेयर। कंपेयर में क्या होता है, दो चीजें साइड बाय साइड होती हैं। इसमें ये हुआ था जबकि इसमें ये हुआ था। सो अगेन इसके अंदर वी कैन नॉट सी एनी कंपैरिजन। चौथा, इन्फॉर्म। तो अब ये जो है ये सबसे ज्यादा वैलिड लग रहा है कि ओके, इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि किस तरह से ये पूरी मूवमेंट हुई और उसके बाद किस तरह से आखिर में उसको असैसिनेट कर दिया गया। तो आपने देखा कि अगर क्वेश्चन ना भी पता हो तो ये टेक्निक्स लगा के बाय गोइंग टू द डिस्ट्रैक्टर्स, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, हम आंसर पे पहुंच सकते हैं। सो वी होप कि यहाँ पे दिस स्मॉल एग्जाम्पल वाज helpful for you. And now let's go back to the questions. Okay, so एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर, बिकॉज कोविड-19 की वजह से इस ईयर काफी सारी चेंजेस हुई हैं, सो नेक्स्ट ईयर सीआरक्यूज होंगे नहीं होंगे, एमसीक्यूज होंगे नहीं होंगे? इसका जवाब हमने पहले सेशन में भी दिया था। मुनीरा, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिएक्ट। ओके, थैंक यू सो मच राबिया। वही वाली बात हो जाती है, हमें नहीं पता अगला साल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। पैंडेमिक कोविड की सिचुएशन अभी भी है, चीजें चल रही हैं, we don't know what the time is going to bring by, but do not worry, we will keep you informed as we progress further in a timely fashion, in a timely manner, ताकि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ उसी तरह से काम कर सकें। So do not worry in this regard, please हमसे जुड़े रहिएगा,
हमारे साथ रहिएगा, वी विल कीप यू इन्फॉर्म्ड, और जो भी मुश्किलात हैं, जो भी चीजें हैं, वी आर देयर राइट बिसाइड यू थ्रू आउट द सेशन। एक और चीज मैं, राबिया ने थोड़ी देर पहले एक जवाब दिया था, मैं उसी को रिएटरेट कर देती हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों का है कि 2017 में सिलेबस तो रिवाइज हो गया, तो क्या 17 के पहले के पास्ट पेपर्स हम देख सकते हैं? देखें, जैसे राबिया ने वही कहा कि टॉपिक मूव हो रहा है ना, 9 से 10 में चला गया, या वो टॉपिक किसी तरह से थोड़ा कम हो गया, या उस टॉपिक में फर्दर चीजें ऐड कर दी गई, ठीक है? तो क्या होगा, वो आपको किसी दूसरे ग्रेड में मिल जाएगा अगर ग्रेड वाइज मूव हुआ है तो। टॉपिक में कौन सी चीज अब नहीं रही, या अब जो फर्दर एडिशनल है, उसके लिए आपके पास मॉडल पेपर भी है एडिशनल कॉन्सेप्ट्स और इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना? तो पास्ट पेपर सारे एप्लीकेबल है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको अपने सिलेबस से अलाइन करना होगा, ठीक है ना? यानी आप सिंपल ये नहीं कह सकते कि मैंने 2015 का पास्ट पेपर उठाया और एज इट इज बच्चों को दे दिया कि जी इसको सॉल्व कर दो। हो सकता है कि वहां पे बच्चा स्ट्रगल करे, ये कॉन्सेप्ट तो सीए में है, ये कॉन्सेप्ट तो अब रिवाइज हो गया है, ये कॉन्सेप्ट तो अब 10th में चला गया है। तो ऐसा ना करें, आप उस पेपर को उठाएं, उसमें से ये देखें कि कौन कौन से सवालात रैशनलाइज सिलेबस के हवाले से और रिवाइज सिलेबस के हिसाब से रेलेवेंट है, उनको उठाएं और उनको क्लास में ले जाके प्रैक्टिस करें, ठीक है ना? तो उससे क्या होगा, आपकी ड्रिलिंग भी हो जाएगी और बच्चों को बेनिफिट भी हो जाएगा। और एक जो मिसकंसेप्शन होता है, सवाल कहीं से भी आ जाता है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो सवाल कहीं से नहीं आता, वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम से ही ड्राइव किया जाता है, ठीक है ना? तो प्लीज ये जरूर मेक श्योर करें कि आप उसको अलाइन करें बिफोर टेकिंग इट बैक टू द क्लास। थैंक यू सो मच मुनीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग आया हमारे पास। The jam jar can be opened at both sides. Then what would be the correct answer? Okay, so इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये कि सवाल के अंदर ये कहा गया था कि जैम जार को ओपन किया जा रहा है और जैम जार सिर्फ ऊपर से खुलता है, इसीलिए जैम जार दिया गया, वरना सिलेंडर भी दिया जा सकता था। जैम जार देने का मकसद ही ये है कि हमें पता है कि जो डब्बे हैं, अचार का डब्बा है, जैम का, ये तमाम डब्बे ऊपर से इनका लिड खुलता है। सो उसका अगर हम लिड हटा देंगे तो उसका सरफेस एरिया निकालना था। एक और इस सवाल को सोचते हुए मेरे जहन में आ रहा है, मैं वो भी इन्फॉर्म कर दूं कि अगर इस तरह का सवाल दिया जाए कि दोनों को हटा दिया गया है तो फिर सरफेस एरिया क्या होगा? तो फिर सिर्फ 2 पाई RH रह जाएगा, जो आगे प्लस के साथ एडिशनल आ रहा था वो इंटायरली डिलीट हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी प्लान टू ऐड नेगेटिव मार्किंग इन MCQs फ्यूचर, इन MCQs एग्जामिनेशन इन फ्यूचर? सो यहाँ पे अच्छे आइडियाज दे रहे हैं आप लोग हमें। हाउएवर प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने हमारी तरफ से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर नो प्लान्स और दिस वुड बी अ बिग स्टेप। इस तरह का कोई भी फिलहाल प्लान नहीं है। जो भी चेंजेस होती हैं हम आपसे कम्युनिकेट कर देते हैं, फेसबुक के ऊपर भी आप वो देख लेते हैं और आपके ईमेल्स के ऊपर भी वो चीज आपके पास इंफॉर्मेशन में चली जाती है। ओके, ऑल्सो एक और क्वेरी ये है कि स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको टाइम मैनेज करने में डिफिकल्टी होती है ड्यूरिंग एन MCQ। तो इसके ऊपर आप क्या सजेशन देंगे? इतनी सारी जो ट्रिक्स अभी आपसे शेयर हुई उनका मकसद यही है कि आप अपने स्टूडेंट्स तक ये सारी ट्रिक्स बताएं, उन तक पहुंचाएं, आप खुद भी इस्तेमाल करें ताकि आपको भी अच्छे से ये समझ में आ जाए। जब आप ये ट्रिक्स उनको दे देंगे, वो उसकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, so they would be able to solve questions quickly as compared to how much time they would be taking in the beginning. इन skills को use करना, वही कहते हैं कि MCQ पेपर को solve करना भी एक आर्ट है, उसके लिए भी आपको एक स्किल चाहिए होती है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि पास पेपर्स की प्रैक्टिस करें, ये स्किल्स अप्लाई करें, बार बार करें, करके देखें, एक सवाल के सिर्फ जवाब पे नहीं फोकस करें, डिस्ट्रैक्टर्स पे भी फोकस करें। तो ये प्रैक्टिस है। As much as you practice, the same would be reflected in your outcome, in your results. Okay, questions आपके और भी हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि ये जो आप लोगों ने टेक्निक्स बताई ये ATP पे किस तरह अप्लाई होंगी। सो रिमेंबर कि MCQs जो है वो इस वक्त जो हमने आपको दिखाया और जो ATP के लिए होंगे MCQ ही रहता है।
उसके अंदर भी एक स्टेम होगा, एक सिनेरियो होगा, एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया होगा, इन क्वेश्चंस में भी वही था। सेम वही टेक्निक्स अप्लाई होंगी जो आपने अभी अप्लाई होती हुई देखी। इस पॉइंट में मुनीरा अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो। इसीलिए हम बार बार आपसे एटीपी के लिए कह रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेट करके बच्चों को जरूर दिखाएं, चाहे वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो या चाहे वो एक वीडियो हो, ताकि बच्चे के दिमाग में वो खाका बन सके कि जिसके अंदर वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है। मैंने आपको एक आयरन फिलिंग वाला एक स्टेटमेंट पढ़ के दिया ना, अगर वो बच्चे ने नहीं देखा तो वो उसका खाका कैसे बनाएगा? उसके लिए वो चीज मटीरियलाइज होनी चाहिए दिमाग में, तभी जाके वो उसको आंसर दे सकता है। तो वी रिक्वेस्ट अगेन एंड वी इनकरेज कि अगर आपका एसओपी आपको इजाजत देता है, अगर स्टरलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट आपको इजाजत देती है, तो आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं, ठीक है? अगर आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके नहीं दिखा सकते तो एटलीस्ट उनको वीडियो के थ्रू या वीडियोस के थ्रू जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, या आप अपनी वीडियो बना के भी उनके साथ शेयर करें, ताकि वो उससे वाकिफ हो सके कि ये काम हो कैसे रहा है। एज ह्यूमन बींग्स हमारी हमेशा से आदत होती है कि हम चीजों को जब तक शक्ल या उसका एक परसेप्शन या तस्वीर ना बना लें, हमें वो समझ नहीं आती। तो वो आप उनके दिमागों में जरूर बनवाएं, उनके दिमागों के लिए ये काम प्लीज जरूर करें, तभी जाके एटीपी उनके लिए आसान हो जाएगा और वो आराम से उसको यानी रिकॉल कर सकेंगे, कनेक्ट कर सकेंगे और समझ सकेंगे। थैंक यू मुनीरा। कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश को लेके हमारे पास आए हैं कि इंग्लिश के अंदर किस तरह के सवाल आएंगे, तो प्लीज हमारे आप फेसबुक पेज पे जाइए, हमारे मॉडल पेपर्स देखिए, उसके अंदर जिस तरह की वैरायटी मौजूद है जो AKU-EB ने आपसे कम्युनिकेट किया हुआ है वैसा ही मटेरियल आएगा। आप मॉडल पेपर्स देखें, आपको बिल्कुल 100% उसकी गाइडेंस मिल जाएगी। Then people are also asking कि आप recommendation दें हमें कि इंग्लिश के लिए हम प्रैक्टिस के लिए क्या करें। Again it's the same thing, past papers, AKU-EB के past papers आप यूज करें। As teachers आपके पास listening, आप लिसनिंग को अपनी क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स के सामने यूज कर सकते हैं, और जो भी आप के पास पैसेजेस हैं वो आप उनको पढ़ के सुना सकते हैं और उनसे ये आप कह सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं आप उनके जवाब दें। सो बहुत सारा मटेरियल आपको हमारे पास से मिल जाएगा, बहुत सारा मटेरियल एज टीचर्स आपके पास अभी डेवलप होगा, बहुत सारा मटेरियल एज इंस्टीट्यूट आपके पास होता है। ओवर टाइम टीचर्स आते हैं जाते हैं, एज इंस्टीट्यूट आपके पास काफी मटेरियल होता है, वो तमाम मटेरियल इस्तेमाल करके यू कैन इजीली टैकल ऑन दिस। एक क्वेश्चन और है, एज पेरेंट्स व्हाट शुड वी डू? किसी पेरेंट की तरफ से आया है, फेसबुक पे भी हमें लोगों ने लाइक किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है। वी वुड आल्सो रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर टू लाइक आवर फेसबुक पेज एंड सब्सक्राइब ऑन इट। मुनीरा, आप पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे? Okay. Thank you so much for all the interest that has been shown from your end. बात वही आ जाती है, चाहे आप पेरेंट हैं, टीचर हैं, बच्चे को एक्चुअली प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना? तो आप वही वाली बात है कि जो टेक्निक आज हमने आपको बताई है, आपसे शेयर की है, आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को बताएं। वही वाली बात जो मैंने सुबह शुरू में की थी और आखिर में की थी, सिर्फ ये ना कहें बेटा सही से पढ़ो, सही से पढ़ो, सही से पढ़ो। वो सही तरीका क्या है, किस चीज को वो अप्लाई करेगा तो वो MCQ को पढ़ पाएगा, ठीक है ना? और MCQ को सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। तो वही वाली बात है कि MCQ अप्रोच कैसे करे, किस तरह उसको लेके चले। जितना वो ड्रिल करेगा, जितना वो इन चीजों को देखेगा, वो इस काबिल जरूर हो जाएगा कि एग्जामिनेशन में बेटर परफॉर्म कर सके। थैंक यू सो मच मुनीरा। अगेन मैं रिआइट्रेट कर दूं कि हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक करें, उसके ऊपर हमें फॉलो करते रहें, चेक करते रहें, जो भी नई अपडेट्स होती हैं वहां पे जरूर आ जाती हैं। सो इट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू स्टे इन टच विद AKU-EB. Thank you so much Munira, thank you so much Rahim Dawdani for facilitating today's session. We hope that you have enjoyed it. We hope आपने बहुत सारी टेक्निक सीखी होंगी to develop and attempt MCQs and attempt the MCQ examination. Thank you so much. Here we are going to end
the morning session of this 3-day webinar series. जो भी हमारी तरफ से जो भी कंटेंट डिलीवर हुआ, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको, हमारे पास बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं आप लोगों की तरफ से. थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड स्टे कनेक्टेड विद AKU EB होपफुली इन द फ्यूचर आल्सो. थैंक यू सो मच. टेक केयर. एक रिमाइंडर और है कि सेशन इवैल्यूएशन फॉर्म्स प्लीज फिल करके भेज दीजिएगा ताकि हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भेज सकें. चैट में लिंक अवेलेबल है. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.